हाँ जी। चलो जी, फिर करते हैं आज स्टार्ट। हमारा कंपनीज एक्ट का पूरा एक मैराथन टाइप है, पूरा रिवीजन सेशन है। ठीक है, फुल हमारा देखते हैं, जितना भी टाइम लगेगा फास्ट ट्रैक मोड में थोड़ा इसको पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद सारे जितने भी केस लॉज वगैरह भी है उसके साथ सब रिवाइज करेंगे। सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी आपकी थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे। ठीक है जी, अब आओ जरा एक बार यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो वेटेज देखा करो। जो चैप्टर कर रहे होते हो ना, उसकी वेटेज देखा करो। कंपनीज एक्ट की वेटेज देखो यहाँ पे कितनी है। 15 to 20% मार्क्स की यहाँ पर इसकी वेटेज है हमारी इस चैप्टर। तो देख लो कितना हैवी वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है जी, और इतनी बार हम कर चुके हैं, चीजें टिप्स पे हो जानी चाहिए। नहीं है कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है जी, चलो जी करें स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने ओवरव्यू देखा था और आपको मैंने पूरा बेयर एक्ट दिखाया, कंपनीज एक्ट का। ठीक है, बेयर एक्ट पूरा ओरिजिनल एक्ट जो है हमारा वो दिखाया। ठीक है, उसमें कितने सेक्शन थे हमारे? 470 सेक्शन। ठीक है, कंपनी एक्ट को पूरा 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है ना। फिर उसके आगे 470 सेक्शन है, फिर सब सेक्शन है, फिर क्लॉज सब क्लॉज, ऐसे आपको बोलना कैसे सेक्शन सब सेक्शन या क्लॉज सब क्लॉज वो भी बताया था आपको। है ना, और 7 शेड्यूल्स है इधर हमारे, वो पढ़ा था इधर। ठीक है, ये चीजें की थी। और 2013 वाले से पहले कौन सा एक्ट था? 1956 वाला, ये ओवरव्यू किया था। फिर अच्छा, और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनीज है, कंपनीज के ऊपर तो एप्लीकेबल है ही है। और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? जो कंपनीज इस एक्ट में जिन्होंने जन्म लिया या किसी पुराने एक्ट में, कंपनीज एक्ट में जन्म लिया, उनके ऊपर अब ये नया वाला एक्ट लग जाएगा। और कौन है बेस्ट? ये बेस्ट फ्रेंड्स थी, आपको बताया था। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी ये बेस्ट फ्रेंड है, साथ साथ चलती है हमारी। ठीक है, अच्छा इनके ना अपने भी मम्मी पापा थे ये कंपनीज के, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी। ये तीनों ऐसी कंपनीज के, इनके अपने भी मम्मी पापा थे, मतलब इनके अपने भी एक्ट थे। इंश्योरेंस के मम्मी पापा का नाम इरडा है। यहाँ पे क्या था? इंश्योरेंस है। और जो अथॉरिटीज को मैनेज करती है उसको बोलते हैं इरडा, उनका भी अपना कानून है, इरडा है। ठीक है, बैंकिंग का बैंकिंग रेगुलेशन है 1949। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013। कहती है इन बच्चों के ऊपर अपने मम्मी पापा के तो कायदे कानून लगेंगे ही लगेंगे। पर जहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना, ठीक है, वहां पे कंपनीज एक्ट भी लग जाएगा। अच्छा, जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है वहां पे अपने मम्मी पापा की सुनिए, दूसरे की मम्मी पापा की सुनिए, अपने एक्ट की अपने मम्मी पापा की बातें सुनिए, बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो कंपनीज किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनी, जैसे LIC एक्ट, LSC कंपनीज का अपना एक्ट है, ठीक है, उनके ऊपर भी लग जाएगा। या सरकार क्या कर सकती है? नोटिफाई कर सकती है ऑफिशियल गजेट में कि अब ये कंपनी के ऊपर भी क्या लग जाएगा? कंपनीज एक्ट लग जाएगा। ये किया था। ठीक है जी, चलो। फिर आगे हमने क्या किया था? कंपनी का मतलब। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी थी। ठीक है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ मार्शल ने क्या बोला था कि आर्टिफिशियल पर्सन है, कहीं ना कहीं ना सारे करेक्टरिस्टिक्स डाल दिए थे। आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। ठीक है, और कानून की नजरों में ही जिंदा है, कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ मतलब कानून की नजरों में ही जिंदा है, ये पढ़ा था। उसके बाद प्रोफेसर हैनी ने अपना मतलब बता दिया। कहीं ना कहीं सबने ना कुछ कुछ फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स कंपनी के अपनी डेफिनेशन में डाल देते कि ये क्या है, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, और परपेचुअल सुसेशन है और कॉमन सील है इसकी। ठीक है, कहीं ना कहीं सारे करेक्टरिस्टिक्स ही उन्होंने काउंट यहाँ पे कर दिए, नोट। अच्छा, कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? एक आपको बताया था। सेक्शन 1 कौन सा था? ये था ऊपर वाला। सेक्शन 1 में पता क्या होता है? एक्ट का नाम क्या है, पूरे इंडिया पे लगेगा, और कौन कौन सी कंपनी के ऊपर लगेगा। ठीक है, ये सेक्शन 1 में होता है। सेक्शन 2 कौन सा होता है हमारा कंपनीज एक्ट का? 90+ डेफिनेशन दे रखी है हमारी। ठीक है, उसमें सेक्शन 2 में, ठीक है, 90+ डेफिनेशन है उसके। यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन पढ़ते हैं इसको, क्लॉज पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्लॉज। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 20, जहाँ पे इंटरलिंकिंग नहीं होती तो सेक्शन और क्लॉज बोलते हैं। जहाँ पे इंटरलिंकिंग होती है सेक्शन सब सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने इसका मतलब? कंपनी का मतलब क्या बोला? ये सेक्शन ने, सेक्शन 2 ने क्या बोला कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कहते कंपनी वो जो इस एक्ट के तहत जिन्होंने जन्म लिया या किसी पुराने कंपनी एक्ट के तहत उन्होंने जन्म लिया, ये मतलब बता रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किए थे? फीचर्स या इसको बोल दो कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे हमने। ठीक है, सबसे पहला हमने किया था सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कंपनी को अलग माना जाएगा, कंपनी की अपनी पहचान है, इंडिविजुअलिटी है, कानून की नजरों में जिंदा है। इतनी सारी चीजें, आपको कंटेंट पता है ना, नॉलेज पता है अपने आप, हम उसमें लाइन बना के लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेंबर्स हैं, उनके अपने हक अधिकार है, राइट्स ड्यूटीज पावर्स उनकी अपनी है और कंपनी की अपनी मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज है।
और कंपनी अपने नाम पे क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, बैंक का खाता भी खुलवा सकती है, लोन वगैरह भी ले सकती है, वो सारे काम जो एक अलग से बंदा कर सकता है ये भी कर सकता है। ठीक है जी, ये किया था। फिर और हमने क्या किया था इधर, हाँ, फिर हमने ना केस लॉ किया था यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो, मकौरा वर्सेस नदन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आपको याद है इसमें क्या था? कंपनी अपने नाम पे ही खरीदेगी बेचेगी कोई प्रॉपर्टी, और कंपनी अपने नाम पे ही, ठीक है, क्या लेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपने नाम पे लेगी। अगर आपको ध्यान हो इधर क्या किया था इसमें, इसमें क्या था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मकौरा वर्सेस नदन इंश्योरेंस कंपनी, मकौरा ना, हाँ, 99% शेयर इसी के पास थे। ये कहता मैं हूँ कंपनी, एक ही तो बात है, कहता मैं जो भी, और इनका काम क्या था, इनका काम तो बताओ क्या था इनका, मकौरा का नाम नहीं, मकौरा नाम ही तो बोल रही हूँ काम। हाँ जी, टिम्बर, वो लकड़ियां, है ना, लकड़ियां वो काट के इकट्ठी करके वो सारी आगे बेचती है ना। तो फिर उसने ना अपने नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी मकौरा ने, ठीक है, और आग लगी, सारा उनका माल सब जल गया। अब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, कहता जी दे दो हमारा क्लेम, वो कहता हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, कि कंपनी अपने नाम पे ही खरीदेगी बेचेगी और अपने नाम पे ही पॉलिसी लेगी और उनको ही क्लेम मिलेगा। ठीक है, बेशक आप सारे के सारे शेयर या एक छोड़ के शेयर आप उसके मालिक, समझ आ रहा है, स्टोरी की तरह लेना है बिल्कुल ये। ठीक है जी, और इसके बाद टेस्ट होगा और सबने देना है फिर से, चाहे जिसने दिया है नहीं दिया, सबने देना है टेस्ट। ठीक है, चल चल, अब आगे देखो परपेचुअल सक्सेशन में क्या था, हमेशा चलती जाएगी कंपनी, ठीक है, चलती जाएगी कंपनी, चाहे मेंबर कोई आ रहा है जा रहा है, कोई ऊपर पटक लिया है ना, जो भी हुआ, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला निकल गया, ऊपर टपक लिया, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो कंपनी चलती जाएगी, उसका असर कंपनी के ऊपर नहीं होता। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, मेंबर्स के आने जाने, भाई मेंबर्स के पास शेयर्स होते हैं और शेयर्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। ठीक है, और ये हमने ना थोड़ा बहुत आपको बताया था मैंने, प्राइवेट कंपनी केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, कि उनको कुछ ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है तब वो कर सकती हैं, बेच सकती हैं शेयर वगैरह। पब्लिक कंपनी केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अपनी मर्जी से जिस मर्जी को जैसे मर्जी दाम पे अपना बेच दो, कोई रिस्ट्रिक्शन, खुले दिल की है पब्लिक कंपनी, ठीक है, ये चीज है। हाँ जी, अच्छा लिमिटेड कंपनी, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बेस पे क्या हो जाती है, टाइप ऑफ कंपनी हमने आगे पढ़ी थी, क्लासिफाई कर रखी है। तो ऐसे यहाँ पर अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बोला हो, ये कंपनी लिमिटेड में शेयर्स बोला हो, उसका क्या मतलब होता है, कंपनी फंड रेज करे शेयर वगैरह इशू करके, तो भाई वहां पे जो शेयर होल्डर्स उनसे पैसा कितनी अमाउंट तक का मंगवा सकते हो, कितनी अमाउंट तक, हाँ, जितनी उन्होंने शेयर में पैसा लगाने का बोला है, सब्सक्राइब करने को बोला है, और जितनी शेयर की अमाउंट है उतना मंगवा सकते हो, और उसमें भी जितना उन्होंने नहीं पे किया, मतलब अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, जितना पेंडिंग है वो मंगवा सकते हो। ठीक है, तो मेंबर्स की लायबिलिटी यहाँ तक सीमित रहेगी। अगर कंपनी लिमिटेड में गारंटी है, उसमें क्या था, ये कंपनी को ना शुरुआत में नहीं शेयर वगैरह के थ्रू फंड चाहिए होता, ये कहती है जब चाहिए होगा, ये लोगों ने प्रॉमिस की, गारंटी दी है, कंपनी बंद होएगी तभी हमारे को पैसे दे देंगे। ठीक है, तो वो लोगों की लाइबिलिटी कहाँ तक सीमित होगी, ये वाले मेंबर्स की, हाँ, जितना उन्होंने प्रॉमिस की गारंटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई उसमें कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, जब तक कर्जे नहीं उतरते कंपनी के तब तक मेंबर्स को पैसा देना होगा, अनलिमिटेड है। ठीक है, ये किया। फिर आगे हमने क्या किया था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में क्या था, हाँ, ये कानून के द्वारा बनाई जाती है, इसका जन्म भी कानून बनाती है, इसका मरण भी कानून लिखेगी, ये नेचुरली, ये बर्थ जैसे हम इंसान लेते हैं वैसे नहीं लेती है ना। ठीक है, और ना ही इसकी देखो, ना ये शादी कर सकती, ना इसका डिवोर्स हो सकता है, ना ये वो गीता पे हाथ रखकर कसम खाता है, वो सब नहीं कर सकते है ना, तो ये चीजें यहाँ पे एक्सेप्शन बता रखी है। ठीक है, पर वो अपने नाम पे क्या कर सकती है, किसी के ऊपर केस करना है वो कर सकती है, और उसके ऊपर भी केस हो सकता है, पर वो चीजें हैं तभी इसको नेचुरल पर्सन के अलावा अलग से आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है ना, ये चीजें। और ना ये कंपनी के ऊपर भी सारे वो हक अधिकार होते हैं जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि मतलब इसको कपड़े बना दिए जाते हैं, जो भी इंडिविजुअल के पास राइट्स ड्यूटीज हक होते हैं वो कंपनी को भी मिल जाते हैं, पर ये कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर सकते, इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोला जाता है इंस्टेड नेचुरल बस। ठीक है जी, अच्छा कॉमन सीड, कॉमन सीड मैंडेटरी होती है क्या,
कॉमन सील स्टैम्प ठप्पा बोल दो, या इसमें क्या बोला जाता है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी बोल दो। ये ना पहले मैंडेटरी होता था, फिर ये ना 2015 में अमेंडमेंट आई, तब इन्होंने क्या कर दिया, इसको ऑप्शनल कर दिया। यहाँ पर ऑप्शनल कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोल दिया, कहते रखना है रखो स्टैंप, नहीं रखना ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया था, अगर सील है ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब डॉक्यूमेंट्स को कौन वेरीफाई करेगा, साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, अगर सील नहीं है उस केस में। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट था, कंपनी सेक्रेटरी, जो सारा कंपनी से रिलेटेड काम का देखते हैं। जैसे हमारा सीए और इंस्टीट्यूट का नाम आईसीएआई है, ऐसे सीए होते हैं आईसीएसआई उनका इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, अगर सीएस नहीं है कोई तो बस दो डायरेक्टर साइन करते हैं, वैलिड है। ठीक है, अगर सीएस यहाँ पर है तो वो भी करे साइन और एक और डायरेक्टर करते तो वो वैलिड माना जाएगा। तो ये चीजें की थी हमने। देन ये हो गया हमारा कंपनी का, हमने कंपनी एक्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, मतलब देख लिया, फीचर देख लिए। फिर हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे क्या, कॉर्पोरेट वेव। ये किसकी तरह था, सिमिलर, सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह सिमिलर था। बस यहाँ पे क्या चीज और बता रही, किसके ऊपर फोकस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहते सेपरेट लीगल एंटिटी तो बोल रहे हो, कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। इस चक्कर में क्या हो रहा था, कुछ कंपनी गलत काम करती थी, ब्लेम किस पे जा रहा था, हाँ किसके ऊपर जा रहा था कई बार, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कई बार मेंबर्स के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है। ठीक है, तभी ये सेपरेट लीगल एंटिटी आया ना, जिसमें बोला कि कंपनी अलग और मेंबर्स अलग। कंपनी कोई काम करेगी खुद होगा, अपनी जिम्मेदारी खुद लेगी, मेंबर्स करेंगे वो खुद लेंगे। ठीक है जी। तो अब पता है क्या हो रहा था यहाँ पर, अब इस चक्कर में क्या हो रहा था, कुछ गलत फायदा उठाया जा रहा था। कुछ कंपनी अगर गलत काम करती थी ना, मेंबर्स को भी कसूरवार ठहराया जा रहा था। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल थ्योरी में, विच इज सेम है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें किसको प्रोटेक्शन दी गई, या शील्ड, शील्ड कहते हैं ना, प्रोटेक्शन दी गई, किसको प्रोटेक्शन दी गई, मेंबर्स। कि कंपनी अगर कुछ गलत काम करती है, कानून तोड़ती है, देखो अगर कोई कानून तोड़ती है, ठीक है, उसका असर या उसकी लाइबिलिटी मेंबर्स के ऊपर ना है। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये कॉर्पोरेट वेल थ्योरी है, ठीक है, या सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ही सिमिलर है। ठीक है, अब ये इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा था, केस लॉ था सैलमन वर्सेस सैलमन। याद है, एस फॉर सैलमन, एस फॉर शूज, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, एस फॉर सैलमन, एस फॉर शूज, आपको ध्यान आया बच्चों इधर। ठीक है, और इधर ऑनलाइन वाले बच्चों आया ध्यान, सैलमन वाला कौन सा था केस। ठीक है जी। हाँ। ये देखो, आपको दिखा भी देते हो हमने क्या किया था। ये मिस्टर सैलमन थे, इनका जूते बनाने का काम था, पहले खुद अकेले काम कर रहा था ये। इसने क्या किया, सब कुछ अपना काम धंधा बेच दिया, एक कंपनी को कंपनी बना दी। ठीक है, और उसमें उसी के घर परिवार के लोग थे, मेंबर्स वगैरह, खुद एमडी था। ठीक है, और ना ये डील कितने की हुई, आप ना अकाउंट्स में आगे जाके पढ़ोगे, मर्जर अमेलगमेशन डीमर्जर सब कुछ, या अपना सब कुछ दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देना, तो फ्री में नहीं होता, डील होती है प्रॉपर। ठीक है, कि इतने में डील हुई, तो यहाँ पे 39,000 की पाउंड्स की डील हुई। और ये बताया गया कैश में 9,000, 20,000 के शेयर इशू कर देंगे, और बाकी जो 10,000 है सिक्योर डिबेंचर इशू कर देंगे, उसके थ्रू पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, और इसने बाहर से भी थोड़ा कर्जा ले लिया था आउटसाइड से, कितने का, 7,000 पाउंड। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी चल नहीं पाई, दिवाला निकल गया। ठीक है, और ये बंदा, ये जो बाहर वाले क्रेडिटर्स थे ना, ये पहुंच के केस करने कोर्ट में। और इन्होंने ये ब्लेम लगाया क्रेडिटर्स ने, कि भाई कंपनी भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, मेंबर भी यही है, सब कुछ यही है, इसने धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई है। आप इसकी बात तो में ना हो, पहले मेरा कर्जा उतार दो। पर हमने 11th 12th में क्या पढ़ा है, लाइन में कौन खड़े होते हैं जब कंपनी बंद होती है, पैसा चुका मतलब उतारना होता है, किसका पहले उतारा जाता है, सिक्योर्ड का, फिर अनसिक्योर्ड का उतारा जाता है। ठीक है, तो इसलिए भागा भागा है ना कोर्ट केस करने, क्योंकि ये क्या था, अनसिक्योर्ड था, और हमारे डिबेंचर्स कौन से थे, सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, तभी भागा भागा गया। क्योंकि सिक्योर्ड वाले तो लाइन में पहले खड़े होते हैं, पर ये कोर्ट को कह रहे भाई इसने तो फ्रॉड करने के लिए बनाई है, आप बताओ इसकी मंशा फ्रॉड करने की थी, आप बताओ कहीं से, बताओ फ्रॉड करने की थी यहाँ पर, उधर, हाँ जी इधर ऑनलाइन, नहीं ना, इसने तो जस्ट ऐसे ही अपना काम थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, कुछ करने के लिए इसने सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कर लिया था कन्वर्ट। अब कोर्ट ने कहा नहीं जी, यहाँ पर क्या लेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, कंपनी अलग मानी जाएगी और उसके मेंबर्स अलग माने जाएंगे। ठीक है, और कहते हैं यहाँ पर उसने फ्रॉड पर्पस के लिए नहीं बनाई गई थी, और सेपरेट लीगल एंटिटी इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, जिसमें अब किसको पहले पैसा मिलेगा, सिक्योर डिबेंचर्स को पहला सिक्योरिटी पैसा परचेज। मिलेगा।
क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी अप्लाई करते हुए, ठीक है, तो कंपनी को अलग, उसके मेंबर्स को अलग। ठीक है, बेशक उसके जो मेंबर्स हैं और एमडी वगैरह वो खुद या उसके परिवार वाले हैं, वो अलग माने जाएंगे और कंपनी अलग। ठीक है, बहुत फेमस केस लॉ है, और मैंने आपको बताया हुआ है आपके पेपर में और इधर पीछे आरटीपी में भी बहुत बार क्या होता है केस लॉ। ठीक है, केस लॉ में बस नाम किरदार बदल दिए जाते हैं, कहानी वही रहती है, बहुत बार ऐसे होता है। ठीक है, तो स्टोरी से याद रखना। ठीक है, केस लॉ का नाम कोशिश करना, जो कुछ कुछ मेन मेन जो आपको बताया अगर वो याद है, मे भी याद रहता है। ठीक है, अंदर की कहानी नहीं भूलनी हमारे, सेम टू सेम आ जाता है 6 6 7 7 नंबर के हमारे पास। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, ये हमने कर लिया था। उसके बाद अब क्या कर रहे थे, अब मेंबर्स गलत फायदा उठा रहे थे यहाँ पर। उनको जब प्रोटेक्शन की बात की गई, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी लगाते हैं, अब वो गलत फायदा उठा रहे थे मेंबर्स। ठीक है, तो अब वो क्या करने लगे, कहते सेपरेट लीगल एंटिटी है, कुछ भी गलत काम कर दो कंपनी के नाम पे, हमें थोड़ा ब्लेम दिया जाएगा। वो उस चीज का गलत फायदा उठाने लगे थे। फिर क्या कर दिया गया, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी को लिफ्ट कर दिया गया या पियर्स कर दिया गया, या जो हमने क्या बोला था कंपनी अलग और मेंबर्स अलग, बीच में दीवार खड़ी कर दी थी या पर्दा लगा दिया था, दीवार तोड़ दी या दीवार में वो होल कर दिया या पर्दा उठा दिया गया। अब कोई भी कोर्ट केस चलेगा, अब वहां पे कोर्ट क्या देखेगी, कंपनी के पीछे असली वो लोग कौन है छुपे हुए जो ये गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तब डिसीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पर ना 5 केसेस थे, 5 पॉइंट्स थे सच, जब ये पर्दा उठा दिया जाता है। सेम टू सेम कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि आप बताओ कौन से पॉइंट्स में, केसेस में ये पर्दा उठा दिया जाता है। ठीक है, सेम टू सेम 5 पॉइंट। ठीक है, उसमें उसको समझाओ पॉइंट को, केस का जो हमने मेन मेन करे हैं उसका भी बता दो, रेफरेंस दे दो अपना। ठीक है, इजिली स्कोर कर सकते हो आप। हाँ जी, अब पहला पॉइंट क्या था, हम देखेंगे जिससे डील कर रहे हैं कहीं वो दुश्मन तो नहीं है हमारा। ठीक है, तो फिर वो देखो, वो तो वही की भी, जैसे एनिम के केस में हमने यहाँ पे कौन सा केस लॉ किया था, डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी, याद है कौन सी थी, कौन सा केस लॉ था इसमें। टायर की वॉर, कंपनी हाँ, इसकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक है, लड़ाई जो है वर्ल्ड वॉर की टाइम की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंटल टायर रबड़ कंपनी थी ना, ये इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ। ठीक है, और इसका काम क्या था, ये ना टायर बना के बेचती थी, किसको बेचती थी, डैमलर कंपनी को, वो भी इंग्लैंड में थी। ठीक है जी, अब पर ये जो टायर कंपनी थी ना, जो अपने टायर बना के किसको बेची थी, डैमलर कंपनी को, टायर कंपनी के जो क्या थे, मेंबर्स थे, वो भी कौन से थे, जर्मन, जर्मन थे, और उसके डायरेक्टर भी कौन थे, जर्मन थे। बेशक उसका जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, पर पीछे कौन थे लोग जो चला रहे हैं कंपनी को, डायरेक्टर भी जर्मन थे और मेंबर्स भी जर्मन है। और वर्ल्ड वॉर इसके बीच में ये लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो फिर अभी वर्ल्ड वॉर हुई, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वहां पे सरकार ने बोल दिया भाई अपने अपनी कंपनी ने जो भी हिसाब किताब है ना वो क्लियर कर लो। इंग्लैंड ने अपनी कंपनीज को बोल दिया, इंग्लिश कंपनीज बोल दिया, इंग्लैंड कंपनीज बोलो, जो भी आपका लेन देन है ना फटाफट कर लो, अपना हिसाब किताब पूरा कर लो। ठीक है, अब ये वाली कंपनी ने, टायर कंपनी ने क्या किया, डेमलर कंपनी पैसे नहीं दे रही थी, तो इसने केस कर दिया इसके ऊपर। अब आप बताओ इसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कोर्ट ने क्या बोला होगा, बोलो जी बोलो। बिल्कुल, कहते बेशक आप दोनों ने कहा कि इंग्लैंड कंपनीज हो, इंग्लिश कंपनीज हो, पर यहाँ पे टायर कंपनी को चला कौन रहा है, हमारा दुश्मन। पर्दा उठा दिया गया और देखा दुश्मन है चला रही इस कंपनी को। ठीक है, आप बताओ अगर युद्ध का माहौल हो या युद्ध चल पड़ी हो, ठीक है, और सपोज इंडिया पाकिस्तान की बात हो, ठीक है, तब कोई कोर्ट अलाउ करेगा पैसों का ट्रांजेक्शन करना या हिसाब किताब करना, हाँ? चलो वो अलग बात है, वो वॉइड, ये क्या किया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ी कॉमन टर्म है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब इसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं होएगा। जिन कंपनीज के बीच में वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर होगी, उसके बीच में कुछ भी वैलिड ही नहीं होएगा। ठीक है जी, ये चीज हो गया। हाँ जी, समझ आया ये वाला केस, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट किया था, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टैक्स, सरकार की टैक्स की आप क्या कर रहे हो, सरकार का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्स से, उसकी चोरी कर रहे हो आप। ठीक है जी, उसकी चोरी कर रहे हो आप। इसका हमने ना एक ये मेन किया था, कौन सा, डिनशॉ मैकेंजी पेटिट, ये ध्यान है आपको, इसमें क्या था, डिनशॉ मैकेंजी पेटिट, इसमें क्या था,
ये क्या बात है, वेरी गुड, है ना। यहाँ पर हमने किया था रीसर डिनशॉ मैकेंजी पैटेंट। ठीक है जी। अब इसमें क्या था, जिस बंदे की बात हो रही है ना, उसकी मेन इनकम कहाँ से आ रही है, वो इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, उसको उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, डिविडेंड वगैरह मिल रहा है। ठीक है, और उसको क्या अच्छा, जितनी इनकम उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसने उससे बचने के लिए, चोरी करने के लिए टैक्स की क्या के 4 कंपनियां बना दी, और उसमें हाँ पैसा ट्रांसफर कर दिया। और उसमें क्या दिखा दिया कि मैंने क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। इनकम तो दिखा नहीं सकता था, और दिखा दिया कि मैंने लोन दिया हुआ है। ठीक है जी, मतलब एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन बोल देते हैं उसमें। उसमें कुछ ऐसा दिखाना नहीं होता डॉक्यूमेंट या सिक्योरिटी दी है, जैसे बैंक लोन में तो प्रॉपर सिक्योर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना। तो फिर यहाँ पे कोर्ट केस चला, और क्या दिया यहाँ पे कोर्ट ने डिसीजन, कि कंपनी क्यों बनाई गई है, टैक्स की चोरी करने के लिए। पर्दा उठा के देखा गया, ये कंपनी के पीछे पर्दा उठा के दिख रहा है, किसने बनाई ये कंपनी, पर्पस किया है, फ्रॉड था। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इनकम ये 4 कंपनी की थी, किस कंपनी की ट्रीट की जाएगी, उसी बंदे की जिसके ऊपर ये केस चला था। ठीक है, ये था मेन हमारा इधर केस। ठीक है, और इधर ना छुटपुट से थे हमारे केस लॉ। ये देखो सर, यहाँ पर क्या है, सर बेरेंसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या है, देयर क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज एन इशू। एक अगर आपको ध्यान हो, होल्डिंग सब्सिडी वाला नहीं किया था जैसे हमने, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उसमें पैसे लगा रखे हैं ना, वो 50% वाली। अब इसमें भी क्या था, ये जो बंदा था ना जिसके ऊपर केस चल रहा था, इसके डायरेक्टर ने क्या किया, कुछ पैसे शेयर्स में डायरेक्टली लगा रखे थे इस कंपनी में, कुछ किसी और कंपनी के थ्रू पैसे लगा रखे थे इस कंपनी में। ठीक है, मतलब ये चीज पकड़ ली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कहते ये तो वही सेम बंदे हैं, डायरेक्टली लगा रहे हो इनडायरेक्टली लगा रहे हो। तो लोग वो डायरेक्टली इसलिए करे थे कि कुछ ना एक्सपेंसेस होते हैं, आप इनकम टैक्स डिटेल में पढ़ोगे ना, कुछ एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, कुछ डिसअलाउ होते हैं। अच्छा, पीएनएल में जितने खर्चे होंगे उतना हमारा प्रॉफिट कम बनेगा। तो आप लिस्ट पढ़ोगे प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट में कि कौन से खर्चे, जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में कौन से खर्चे आपको अलाउड है, कौन से डिसअलाउड। तो इस चक्कर में इनकी ये चीज पकड़ी है। ठीक है। और फिर एक ये था हमारा जूगीलार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये भी क्या कर रहा था, शेयर्स वगैरह बेच रहा था, और कह रहा था मैं तो ऐसे ही बेच रहा हूँ, तो वही प्रॉफिट का मतलब वो करने के लिए, प्रॉफिट ना बने। ठीक है, प्रॉफिट बन गया तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ छुटपुट से थे हमारे केस में। हाँ जी, आ रहा है सबको समझ में। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें क्या था, इसमें ये वाला हमने किया था। ये बोनस वर्ड ही एकदम समझ आना चाहिए आपको क्या, बोनस वर्क में। हाँ हाँ, वो था, हाँ हाँ मैं समझ, वो था, पता नहीं कौन सा था। हाँ हाँ, वही था, चल, पता नहीं कौन सा। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो कंपनी थी ना, इसके ऊपर एप्लीकेबल था ये लॉ, कि जितना प्रॉफिट उसका कुछ पोर्शन उसको बोनस भी पे करना है अपनी एम्प्लॉयज को। अब इसने कहा है ना, ये देखो इधर लिखवाया था। हाँ ये देखो, ये देखो ये वाला था। ठीक है, तो इसके ऊपर बोनस एक्ट लग रहा था। ठीक है, ये बोनस है 1965 लग रहा था इस कंपनी के ऊपर, जिसके तहत इसको अपने प्रॉफिट पे बोनस देना है अपनी एम्प्लॉयज को। इसने कहा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना मेरे लाइबिलिटी ज्यादा होगी बोनस देने की। तो वो कम करने के लिए उसने क्या किया, अपनी जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स थी, जो भी जिससे इनकम आ रही थी, वो ट्रांसफर कर दी, सब्सिडरी कंपनी बना दी, उसमें ट्रांसफर कर दी। ठीक है जी, और इसके ऊपर केस हुआ, और पता चला इसने जानबूझ के ये फ्रॉड करने के लिए, धोखा देने के लिए बनाई है, क्या करने के लिए, ताकि इसकी लाइबिलिटी ना बने बोनस की, वो कम करने के लिए या खत्म करने के लिए। इसका मेन पर्पस था सब्सिडी कंपनी का, ये था बनाना, कि इसकी लाइबिलिटी जो बोनस की वो कम हो सके। ठीक है, तो अब जो सब्सिडी कंपनी की इनकम थी, वो इस बंदे की, इस कंपनी की इनकम मानी जाएगी, और इसको बोनस देना पड़ेगा। ठीक है जी, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जो लॉ ने लिखा आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हो। ठीक है, अवॉइड या इग्नोर करना चाह रहे हो ये चीज। ठीक है, चलो फिर आगे आओ।
ठीक है। एंड जिसने कुछ नोटिंग वगैरह नहीं कर रखी ना, मैं ये भेज दूंगी, नोटिंग्स कर लेना जरूर। आज 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 भाइयों, आज 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 चल। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों को आ रहा है ना समझ में? है? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एजेंट्स। अब यहाँ पे कंपनी क्यों बनाएगी? हाँ, सब्सिडरी कंपनी क्यों बनाएगी? एजेंट की तरह। क्या बात है, लाइसेंस वाला एग्जाम है यहाँ पे। मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। अब यहाँ पे अपनी ट्रक वगैरह से रिलेटेड ये ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, इसको अपना लाइसेंस लेना था, ट्रक वगैरह थे, इसको मिला नहीं। हाँ, रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो उसने ना, हाँ, सब्सिडी कंपनी बना दी, उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, और उसके थ्रू लाइसेंस अप्लाई कर। कहता डायरेक्टली तो नहीं रहा, इनडायरेक्टली कर लेता हूँ, और वो भी सरकार को। सब क्या समझते हैं, या इसके ऑफिसर्स को, कि इनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो फिर उनको सब पता है, ऐसे नहीं ऑफिसर्स बने। ठीक है, तो उन्होंने देखा ये तभी बनाई है कंपनी एजेंट की तरह काम करने के लिए। जिससे मुझे उस तरुण का एग्जांपल याद आ जाता है, लाइसेंस अप्लाई की ना, एजेंट के थ्रू बता रहा था, सब काम अपने आप हो गया था, है ना? तो फिर वो रिजेक्ट हो गया इसी कारण। ठीक है, तो ये केस लॉज ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाती है इससे, और पेपर में भी सेम टू सेम आ जाते हैं। नाम बदला होता है बस कई बार। ठीक है, अच्छा ये बताना मेरे को, पांचवा पॉइंट, कंपनी फॉर्म की है फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों को ही तो बता दो। मैम इसने ये एक ना एजेंट था और कंपनी में काम करता था। हाँ, समझ गई, आ गया। सही बोल रहे हो, समझ समझ समझ। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। याद है ना? चलो, अब यहाँ पे क्या था? गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। हॉर्न ना इस कंपनी में काम कर रहा था, और इसका बॉस कहता भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले मेरे साथ, कि अगर कंपनी छोड़ के जाएगा तो हमारे कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, अपनी तरफ नहीं खींचेगा। इसने कहा, और इसने छोड़ दी कंपनी। हाँ, कहता मेरे ऊपर पाबंदी लगाई, देखो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग। कहता मेरे ऊपर पाबंदी लगाई है, मैं कंपनी बना के उसके तो इसके कस्टमर खींचूंगा अपनी तरफ। ठीक है, और एक कोर्ट केस चला। कोर्ट ने देखा कि इस कंपनी के पीछे बंदा कौन है, वही बंदा था जिसके ऊपर रोक लगी हुई थी। ठीक है, जिसके ऊपर बैन लगा हुआ था कि नहीं करेगा था, तो उसके ऊपर रोक लगाएगी कोर्ट के द्वारा कि तू नहीं करेगा था, ये वाला। ठीक है, कुछ पॉइंट है? हाँ, बोलो बोलो। वो तो ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, कई लोग क्या करते हैं, उनका मकसद ही ये होता है यार कि चलो पहले इस कंपनी में काम कर लिया, फिर ना वो क्या करते हैं, जैसे सपोज कुछ काम करवा रहे हैं वो कस्टमर उस कंपनी से, रेट उनको चलो से वो 2,000 लगाए, वो कहता है मेरे से खुद करवा ले, मैं तेरे को आधे से भी कम रेट में कर दूं, 500 रुपये में, 1,000 रुपये में कर दूं, ऐसे। हाँ, पर वो चीज ना, वो एथिक्स एथिक्स के खिलाफ है अगर आप देखा जाओ। अगर आप कहीं और के कस्टमर एक लीगल तरीके से, लॉफुल तरीके से, एथिकल मैनर से करो, ठीक है, वो सब जायज है। पर अगर आपके ऊपर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया है आपके साथ, और आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने खुद साइन की थी, अब आप उसको तोड़ो, तभी अनएथिकल हो जाए। ठीक है, तब अनएथिकल है। पर अगर यहाँ पे, अगर सपोज, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, सबके है ना अपने एथिकल वैल्यूज होते हैं। अगर बाई चांस किसी ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट नहीं भी किया होगा, मैं तो ऐसे काम, मुझे नहीं ऐसे पैसे चाहिए कि मैं किसी कस्टमर खराब कर दिए, ये सब है ना। तो ये सबके अपने मॉरल वैल्यूज होते हैं, एथिकल वैल्यूज होते हैं। मुझे तो है कम पैसे कमा लो, रात को नींद अच्छी आए। ठीक है, तो ये सबके अपने एथिकल वैल्यूज होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं, है ना? चलो, और वही चीज जो मैं हर बार बोलती हूँ, अखबारों में फोटो अच्छे काम की आनी चाहिए। ठीक है, आपका माँ बाप का नाम रोशन अच्छे काम से होना चाहिए। ठीक, काम अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कर्म अच्छे होने चाहिए, काम अच्छे होने चाहिए, है ना? चलो, ठीक है, तो कुछ भी करना, बस एक चीज का ध्यान रख लेना, कुछ भी काम करोगे उसका असर सीधा आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ेगा। तो कोशिश करना अच्छा ही करना। ठीक है, चल, आओ सर, यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है, चलिए आगे। अब हम अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी।
ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी क्लासिफाई कर रहा था हमने कंपनीज को अलग अलग हेड वाइज। इधर आ रहा है समझ में आयशा आपको? ठीक है, और सबसे पहला क्या था ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसको आगे कैटेगराइज किया हुआ था। अच्छा, कई बार ना वहाँ पे पेपर में एलएलसी लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है? बच्चे कहते हैं ये तो कभी सुना ही नहीं एलएलसी, हमने तो सुना एलएलपी। ठीक है, एलएलसी क्या होता है? कई बार लिखा होता है एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अलग से चैप्टर है हमारा। एलएलसी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यही वाली कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उनके शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कहाँ तक चल रहेगी? जितना पैसा और अभी पेंडिंग पड़ा है शेयर्स के ऊपर, अनपेड रहे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितना वो लोगों ने गारंटी किया बाइंडिंग आप पे देने के लिए। और इधर क्या था? इधर हमारा, ठीक है जी, अब इधर क्या था? अनलिमिटेड कंपनी। और इसी के बेस के ऊपर ना ये भी केस लॉ था, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज माली। इसमें भी ये लिखा हुआ है। ये बंदा ना, इसका था क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये ट्रीट कैसे कर रहा था? लिमिटेड बाय शेयर। तो कोर्ट केस चला, कोर्ट ने कहा भाई वो अलग टाइप ऑफ कंपनी है, वो अलग टाइप ऑफ कंपनी है, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी अलग होगी, इसके मेंबर इस टाइप ऑफ कंपनी की अलग होगी, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपनी मेंबर्स की लायबिलिटी डिसाइड। ठीक है, ये था। अनलिमिटेड कंपनी में क्या था? जिसमें कोई लिमिट नहीं। ठीक है, और नीचे कुछ चीजें की थी, कोई लिमिट नहीं होती ये वाली टाइप ऑफ कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर जब तक मेंबर हो तब तक आपकी क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारे कर्ज उतारने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। और वो मेंबर्स को बुलाया जा सकता है कि कंट्रीब्यूट करो, पैसे लगाओ। ठीक है, गारंटी की है या उन्होंने बोला है कंट्रीब्यूट करेंगे पैसे, कंट्रीब्यूशन वर्ड, गारंटी वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ ईच कंपनी, जब तक कर्ज नहीं उतरते कंपनी के तब तक उनको पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और एक दूसरे से भी वो मांग के कर्जे उतार सकते हैं। ठीक है, आ गया सबको समझ में? किसी की आंख तो नहीं लग गई? और इधर ऑनलाइन वाले बच्चों, आ रहा हाँ है जी समझ मैम। में? हाँ जी मैम। सब जाग रहे हैं? है ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक है, चलो अब आओ आगे। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, सबसे पहला कौन सा किया था हमने? वन पर्सन कंपनी। इसमें एक ही क्या होते हैं? मेंबर होता है, और एक ही डायरेक्टर होता है, सब एक ही बंदा चला रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला हुआ था? अगर एक बंदा ऊपर टपक लिया कौन चलाएगा फिर? तो नॉमिनी का नाम लिखवाना चाहिए। ठीक है, और कंपनी जब जन्म लेती है, वो जन्म पत्रियों का नाम क्या है? जन्म पत्री कौन सी थी? एमओए और ईओ, ये सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, मेंबर की, नॉमिनी की, ये सब की। अच्छा, और वन पर्सन कंपनी वैसे थी किस टाइप ऑफ कंपनी? पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। ठीक है, जिसमें एक ही मेंबर डायरेक्टर और नॉमिनी होता है, ये चीज की थी। और हमने यहाँ पर क्या किया था? इसको थोड़ा डिफरेंट माना जाता है, किससे? हाँ, इसको माना जाता है अलग, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से सिमिलर दिखता है, सुनता है, पर थोड़ा बहुत इसका डिफरेंस है। वन पर्सन कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है यहाँ पर? लिमिटेड हाँ, लाइबिलिटी होती है। हाँ बिल्कुल, सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दो, और यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी हुई मेंबर्स। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में देखो तो क्या है? उसकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कुछ अलग नहीं होती, ये किया था। और वन पर्सन कंपनी को काफी जगह पे छूट भी दी होती है, एग्जेम्पशन भी दी होती है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने किया था कि इनकी कुछ ऐसा है कि मिनिमम इतनी कैपिटल होनी चाहिए तभी ओपीसी के लाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था ना प्राइवेट कंपनी केस में, ना पब्लिक कंपनी केस में। वो किसके टाइप ऑफ कंपनी में था? सिर्फ स्मॉल के केस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपको ना मेमोरेंडम में मेंबर का नाम भी लिखना, नॉमिनी भी लिखना है, जो चलाएगा मेंबर के बाद कंपनी। ठीक है, अच्छा वो जो है ना नॉमिनी, उसकी कंसेंट तो ले लो रिटर्न में कि वो सहमत भी है करने के लिए, नॉमिनी, हाँ नॉमिनी बनने के लिए। ठीक है जी, और उसका पूरा हक भी है अपना कंसेंट वापस लेने का, भी उसके पास हक है। ठीक है, और कहते हैं यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया? ओपीसी, मेमोरेंडम, आर्टिकल, और उसकी कंसेंट नॉमिनी की किसको सबमिट करनी है? हर चीज की इंफॉर्मेशन हमने आरओसी, रजिस्ट्रार। एमसी की वेबसाइट पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स वगैरह अपलोड करने हैं, अलॉन्ग विद फीस, अटैचमेंट, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट डिटेल्स है एमसी को सबमिट कर। ठीक है जी, ये चीज हो गया। अब आओ यहाँ पर, ये वाले पॉइंट पे आना, जो भी पुराने बच्चे नए बच्चे इस पॉइंट पे आओ। ठीक है, अब ये जो है, इसी पे क्लेरिफाई कर। अब ये वाला पॉइंट ऐसा है
कि कौन सा बंदा मेंबर बन सकता है या नॉमिनी। ठीक है, कौन सा बंदा एलिजिबल है या ओपीसी कंपनी चलाने के लिए, मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए। अब इसमें ना कुछ कुछ जगह पे कुछ अलग अलग चीजें दे दो। ठीक है, इंटर में अलग, फाउंडेशन में अलग, फिर कुछ कुछ जगह पे मॉड्यूल में कुछ जगह पे सही कर दी है। पीछे आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पुराना लॉ लगा हुआ है जो पहले था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। ठीक है, कहते कौन सा बंदा मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल मतलब जैसा हम इंडिविजुअल बोल दो, जो नेचुरली बर्थ है। ठीक है, और वो कौन सा होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। अब आगे ये ध्यान से सुनो, ये क्या लिखा है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। यहाँ पे वर्ड क्या जोड़ दिए, अदरवाइज। रहा हो या ना रहा हो, ये देखो, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेजिडेंट इंडिया और अदरवाइज। यहाँ पे ऊपर नॉट लिख लो, अदरवाइज मतलब चाहे रेजिडेंट इंडिया का है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये लिखा है। और पहले ना ये वर्ड नहीं थे ये दो, और अदरवाइज, तो ये अगली लाइन का भी रेलेवेंस था। क्या था यहाँ पे अगली लाइन में, क्या दिया हुआ है कि रेजिडेंट इन इंडिया में से क्या होता है, कब बोलते हैं कि वो बंदा रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। कहते हैं अगर जस्ट पिछले, जिस साल की बात है उसके जस्ट पिछले साल में वो इंडिया में कितने दिन रहा है, कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है, उसको बोलते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इस चीज का रेलेवेंस अब बताओ अब है या नहीं। चाहे वो 100 दिन रहे पिछले साल में, चाहे 120 दिन रहे, चाहे 150 दिन, आप बताओ इस लाइन का भी रेलेवेंस रहा, नहीं रहा। आपके मॉड्यूल में इधर तो चेंज कर दिया एज पर न्यू लॉ, पर इससे रिलेटेड जो पीछे क्वेश्चन है ना बैक ऑफ द चैप्टर, अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के बाद, वहां पे पुराना लॉ ही लगा रखा है, इसलिए बच्चों को भी कंफ्यूजन हो रही है। तो जब क्वेश्चन भी करवाऊंगी ना, इससे रिलेट करूंगी तब आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, नेचुरल पर्सन होना चाहिए जो इंडियन सिटीजन है, चाहे रेजिडेंट है या नहीं है भारत का। वैसे रेजिडेंट किसको बोलते हैं, जो पिछले साल 120 दिन कम से कम रहा इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेंबर है और ये जो नॉमिनी है, ठीक है, ये कौन बन सकता है, एक तो नेचुरल पर्सन, ठीक है, प्लस इंडियन सिटीजन। ठीक है, अब इसमें नोट लिख लो, चाहे यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ इंडिया चाहे है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है न्यू क्लैरिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये था। आ गया सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको आ गया समझ में बच्चों। हाँ ठीक है, जी। और इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, आओ सर। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, कोई भी यहाँ पर माइनर नहीं बन सकता मेंबर या नॉमिनी, और वो एक ही कंपनी के मेंबर या नॉमिनी बन सकते, ये किया था है ना, सिर्फ एक सिंगल कंपनी के बन सकते हैं और माइनर नहीं बन सकता। और ये कंपनी ओबीसी और किसमें कन्वर्ट हो सकती है, हाँ, सेक्शन सेक्शन 8 एट। कंपनी में नहीं हो सकती, ये काटा लगाया हुआ है। सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। कहते हैं अगर ये ओबीसी को कुछ भला करना है, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी थी, एनपीओ एनजीओ, है ना, लोगों का भला करने वाली। कहते हैं 1% कंपनी को, सिंगल बंदे वाली कंपनी को कुछ भला करना है दुनिया का, एज इट इज ही कर दो, कहते कुछ कन्वर्ट होने की जरूरत है, ये है। हाँ, पर वो इजिली कन्वर्ट हो सकती है किसमें, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। वो कैसे, अपने मेंबर वगैरह बढ़ा देंगे। ओबीसी में 1 होते, प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होते हैं। ये किया था। और वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं करेगी, जो एनबीएफसी वगैरह के काम होते हैं ना, या वो दूसरी कंपनीज में पैसा लगाने वाला काम, इन्वेस्ट करने वाला काम, वो फाइनेंसिंग वाला काम नहीं करेगी, फाइनेंसिंग इन्वेस्ट। आया सबको समझ में इधर, चले आगे इधर बच्चों। हाँ। हाँ जी मैम। चल, अब हम आगे चलते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इसमें भी ना कुछ यहाँ पे मिनिमम कैपिटल की अभी तक कुछ सरकार ने बताई, अगर सब्सक्राइब करनी होगी नोटिफाई कर देगी सरकार, अभी नहीं बताएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे ना शेयर्स ट्रांसफर करने के ऊपर कुछ रोक लगा रखी है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कंडीशन, तब आप कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट, अच्छा, आपको रिस्ट्रिक्शन और एक प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में, प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल बैन, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक टोक लगाई है, वो चीजें फॉलो कर लोगे तब आप कर सकते हो वो चीज।
थोड़ी बहुत रोक टोक लगा रखी है, ये फॉलो कर लो तो आप कर लो, ये मतलब है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। मैक्सिमम मैक्सिमम 200 होते हैं प्राइवेट कंपनी में। और वो 200 काउंट कैसे करने हैं हमने? शेयर अगर वाइज। कुछ लोगों ने मिलके पैसा लगाया कंपनी में, जॉइंट शेयर होल्डर, आप सबने मिलके एक शेयर में पैसा लगाया, आप सबको अलग अलग मतलब नंबर ऑफ अलग अलग एक ही जॉइंट शेयर होल्डर्स आर काउंटेड एज वन। और जो कंपनी में काम कर रहे हैं या कर रहे थे एम्प्लॉयज या एक्स एम्प्लॉयज, उन्होंने अगर शेयर में पैसा लगाया था, उनको भी काउंट नहीं किया जाए। ठीक है, एक तो ऊपर वो जो आपको बताया था ओपीसी वाला, उसके बेस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल, और इसके ऊपर भी बन जाता है नंबर ऑफ यहाँ पे शेयर होल्डर्स निकालने वाला। ये किया था हमने, ये चीज होगी। फिर स्मॉल कंपनी पे आओ जरा। स्मॉल कंपनी कौन सी थी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी? ये भी प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी। हाँ, अब इसमें लिमिट्स क्या थी? 4 एंड 40 थी, 4 या 40? 4 and 40। एंड या और गड़बड़ हो जाएगी आता जाता। इजी क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 एंड 40 क्या? ठीक है, पहले तो एक्सप्लेन करनी होती है ना, प्रोविजन पॉइंट्स में कर दिया करो। ठीक है, और यहाँ पर देखो, 4 करोड़ क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। हाँ, और 40 करोड़ क्या था? टर्न। टर्नओवर। ठीक है, और ये अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या क्या? ये देखो, इसको कैसे हम समझ सकते हैं? याद है, स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी, मतलब ये जो लिमिट है ना, इतनी होए, उससे ज्यादा ना होए। उतनी या उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो। स्मॉल मतलब छोटी, जो लिमिट दे रखी है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उतनी या उससे कम हो सकती है। तो लेस देन इक्वल टू 4 करोड़, लेस देन इक्वल टू 40। ये किया था। और कुछ एक्सेप्शंस थी, ये लिमिट किसके ऊपर नहीं अप्लाई करनी? किसके ऊपर नहीं अप्लाई करनी हमने ये लिमिट्स? एक तो होल्डिंग होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडी के ऊपर नहीं करनी, और सेक्शन 8 कंपनी, लोगों का भला करने वाली कंपनी से ऊपर नहीं लगानी। ठीक है, और हम देख के पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर में लगाते जाएं कि ये तो स्मॉल कंपनी। होल्डिंग सब्सिडी में नहीं अप्लाई करनी। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी में नहीं अप्लाई करनी, या जिनके स्पेशल मम्मी पापा है, स्पेशल एक्ट के थ्रू जिनका जन्म हो, उनके ऊपर नहीं अप्लाई करना। ठीक है, ये किया था। और आपको ना मैंने बताया था, ये जो नीचे चीजें दे रखी है क्या थी? सरकार ने ना पहले यहाँ पे क्या लिमिट दे रखी थी? 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट दे रखी थी पुराने अमेंडमेंट से पहले। 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट दे रखी थी पेड शेयर कैपिटल टर्नओवर की। ठीक है, फिर सरकार ने क्या बोला, इसको लिमिट को क्या कर दिया, 4 करोड़ और 40 करोड़ कर दिया, ये वाली लिमिट को चेंज करके। और कहते हैं इसको कितना बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल को 10 करोड़ तक और टर्नओवर को 100 करोड़ तक। तो आपको ये लिमिट्स अगर आप ये पढ़ोगे, आपको बस एक बार समझ आनी चाहिए, अच्छा ये था। ठीक है, पर जो चीजें याद रखनी है वो बस ये याद रखनी है आप। 4 करोड़ और 40 करोड़, ये इतनी सारी ये लिमिट्स में नहीं कंफ्यूज होना, ये है मेन चीज, ये ये ठीक है, ये याद रखिए, ये ध्यान रखिए। इसमें खिचड़ी नहीं पकानी है जो नीचे दे रहे, खिचड़ी नहीं पकानी। ठीक है, आया समझ में सबको? चले आगे। अच्छा, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है, सिंपल है ना? ये देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है ना। ठीक है, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, सिंपल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो सकते हैं? मिनिमम 7 होते हैं मेंबर, और मैक्सिमम की कोई लिमिट। नो लिमिट। अच्छा हाँ, और यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी भी क्या मानी जाएगी कि वो क्या है? पब्लिक पब्लिक कंपनी। कंपनी। इसका क्या मतलब है? मतलब जो होल्डिंग कंपनी होगी वो भी पब्लिक कंपनी होगी। नहीं तो सिंपल क्या, पब्लिक कंपनी के बच्चों को भी क्या बोला जाएगा? पब्लिक कंपनी, सिंपल, है ना? पब्लिक कंपनी के बच्चों को भी पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। ये लिखा है। हाँ जी, फिर आ जाओ आगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये किया था हमने बहुत डिटेल में, होल्डिंग सब्सिडी। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन, मम्मी पापा को बोल देते हैं या पेरेंट्स को बोल देते हैं होल्डिंग कंपनी, उनके बच्चों को क्या बोल देते हैं? सब्सिडरी कंपनी। रुद्र, यही हो ना? पक्का? ठीक है, चलो। अब यहाँ पे किसी बच्चे के मम्मी पापा कब खिलाए जाएंगे? वो जब मम्मी पापा कितने होंगे। प्रतिशत पैसे लगा रखे हैं या वोटिंग राइट से कंट्रोल है, फिफ्टी मोर परसेंट देन 50%।
या यहाँ पे या बिल्कुल या मम्मी पापा का पूरा हक है अपने बच्चों में जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, रखने का या निकालने का, सिंपल। या सारे के सारे डायरेक्टर रखने या निकालने की ताकत है, पावर है, या मेजोरिटी रखने या निकालने की पावर। ठीक है, उसको बोल देते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर, कि जितने उसमें डायरेक्टर हैं उनको रखने निकालने की सबकी या मेजोरिटी की पावर। तो इनमें से कुछ भी हो जाए ना, तो वो फिर होल्डिंग सब्सिडी वायलेशन बन जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की थी, ये जो 50% वाली जो हमने लिमिट काउंट करनी है, ये चाहे होल्डिंग अकेले लगानी पड़ेगी तभी काउंट करेंगे। हाँ ज्वाइंट ये भी हो देखो, सकती है। बिल्कुल यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ए कंपनी बी में मोर देन 50% लगा रही है, होल्डिंग सब्सिडी बन गई। और बी सी में 20% है पैसा लगाया हुआ, और ए ने अकेले ने 35 लगा रखा है। ए और सी के होल्डिंग सब्सिडी है। हाँ जी। अगर सिर्फ ए सी की होल्डिंग देखेंगे 35% है तब तो नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या लिखा है, खुद से या टुगेदर विद अदर सब्सिडरी कंपनीज। खुद और साथ में सब्सिडरी कितना लगा रही है, 35 प्लस 20, 55% आ गया, मोर देन 50% तो होल्डिंग सब्सिडरी। तो ऐसा भी कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ जाए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो इजिली स्कोर कर सकते। समझ आ रहा है, जाग रहे हैं सभी? हाँ, इधर ठीक है। चल, और इधर ऑनलाइन वाले बच्चे जाग हाँ रहे जी। हैं? हाँ जी। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। और देखो आगे हमने किया था लेयर्स, कि होल्डिंग के कितने मम्मी पापा कितने बच्चे हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, या मॉड्यूल में मैक्सिमम की लिमिट नहीं बता रखी, ये हम इंटर में बच्चों को बताते हो। ये हो गया हमारा, ये हमने कर लिया। हाँ, फिर इधर हमने क्या किया था, ये पहली वाली चीज थी। कहते कोई प्राइवेट कंपनी अगर वो सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, वो भी क्या मानी जाएगी, डीम टू बी पब्लिक। हमने ऊपर पढ़ा था ना, पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी के बच्चे भी पब्लिक कंपनी के लाए थे। ठीक है जी, अब यहाँ पे कहते हैं अगर कोई प्राइवेट कंपनी क्या है, सब्सिडरी है, बच्चे हैं पब्लिक कंपनी के, तो उसको पब्लिक कंपनी भी बोला जाएगा, वही दर्जा दिया जाएगा। ठीक है जी। चल, एसोसिएट कंपनी क्या आती है बताओ जरा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो हमने रेंज निकाली थी, 20 से 50 की रेंज, ये तो हमने निकाली थी। था क्या यहाँ पे, मतलब जो वर्ड यूज हो रहा था मेन क्या था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बहुत जरूरी तरीके से, मतलब वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है ये बंदा उस कंपनी में। उसका क्या मतलब है, कम से कम एटलीस्ट 20% वोट करने का हक है, या डिसीजन या पार्टिसिपेट करने का उसका हक है उस कंपनी के डिसीजन में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नॉट ए सब्सिडरी। दूसरा वर्ड क्या था, नॉट सब्सिडरी, मतलब मोर देन 50 तो है नहीं, लेस देन इक्वल टू 50 हो। ठीक है, तो उससे हमने रेंज बना दी 20 से 50%। ऐसे एनालाइज करते हैं लोग। ठीक है जी, और इसमें क्या इंक्लूड होता है, जॉइंट वेंचर का, कि कुछ कंपनीज मिलके क्या काम कर रही है, तो उनका एसेट्स और लायबिलिटीज में पूरा हक है, नेट एसेट्स। ये हो गया। हाँ जी, समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों ऑफलाइन वालों को? ठीक है। हाँ चलो, जी मैम। अब आगे चलो। फिर ये छुटपुट सी कंपनीज थी हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। लिस्टेड कंपनीज, ये वो कंपनीज थी जिन्होंने अपनी सिक्योरिटीज, शेयर, वेंचर बॉन्ड्स रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी लिस्ट करवा रखी है या रजिस्टर करवा रखे हैं वहां पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे ना सिक्योरिटीज का एग्जैक्ट मतलब क्या है, आपको बताया था 2 एक्ट होते हैं हमारे जो स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज उससे रिलेट कर रहे होते हैं। एक तो सेबी बताया था, सेबी एक 1992, एक होता है सिक्रा एक्ट 1956। ठीक है जी। अब सिक्योरिटीज की जो डेफिनेशन है ना, वो कहाँ पे दे रखी है, कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 में दे रखी है ना सब डेफिनेशन। उसका क्लॉज 81 जो है ना, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बोली है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन। कहते हैं सिक्योरिटीज का मतलब वो है जो कि सेक्शन 2 किसके एक्ट में दे रखा है, सिक्रा एक्ट। सिक्रा एक्ट 1956 पुराने वाले कंपनीज एक्ट का ईयर है 1956। ठीक है जी, समझ आया? तो कुछ डेफिनेशन का मतलब जो दूसरे एक्ट में बता रखते थे तो वो यहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं कि वहां पर देख लो सिमिलर, क्योंकि वो एक्ट में डील उसी में कर रहा है। सिक्रा एक्ट, सिक्रा एक्ट की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन। ठीक है, और सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होगी, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी रजिस्टर नहीं करवाई, लिस्ट नहीं करवाई। ठीक है, फिर आ जाओ अदर टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, कौन सी अदर कंपनीज है, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जिसका कम से कम 51% या मोर देन 51% शेयर होल्डिंग या पैसा या कंट्रोल
या वोटिंग राइट्स, कुछ भी नाम बोल दो, किसने लगा रखे हैं यहाँ पर, या पेड़ अक्षय क्या कर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर लगा रखे। मिलके और कहते गवर्नमेंट कंपनी के बच्चों को भी क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी। सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज है। हाँ जी, फिर फॉरेन कंपनी पे आए थे, आपका फुल फ्लेज अलग से चैप्टर है हमारा फॉरेन कंपनी का, इंटर लेवल। सेक्शन 2 क्लोज 42 में है इसका मतलब दे रखा। वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड है, जिसका जन्म बाहर हुआ है, पर इंडिया में क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑफिस खोला हुआ है। ठीक है, चाहे खुद खोले चाहे किसी एजेंट के थ्रू खोले, अच्छा चाहे फिजिकली खोले चाहे ऑनलाइन मोड में ही खोले, आजकल तो डिजिटली सब कुछ काम हो जाता है। जरूरी नहीं कि फिजिकली सेटअप हम क्रिएट करें, ऑनलाइन सिस्टम चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें। और कहते हैं ये नहीं कि सिर्फ वहां पे ऑफिस खोला आपने, फिजिकली या डिजिटली खो दिया एजेंट के थ्रू, धंधा भी चलना चाहिए कुछ ना कुछ वहां पे, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, ये हुआ। जिसका जन्म बाहर हुआ, ऑफिस वगैरह खोला हुआ है इंडिया में, खो दिया एजेंट के थ्रू, या काम फिजिकली हो रहा है या डिजिटली हो रहा है, और काम चल रहा है वहां, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी एंड। अच्छा फिर आ जाओ, फिर हमने क्या किया था, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, जो लोगों का भला करने के लिए बनाई जाती है, एनजीओ एनपीओ बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं अगर कोई कंपनी आप किस लिए बना रहे हो, लोगों का भला करने के लिए, तो आपको काफी सारी एग्जामेशन छूट मिलेगी, आपको ना लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये कौन सी कंपनी होती है, ये ओपीडी के थ्रू आपको बताया था। ओपीडी मतलब जो इनका जो ऑब्जेक्ट होगा, इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सोशल वेलफेयर करना, चैरिटी करना। किस चीज से रिलेटेड, वो सोशल वेलफेयर हो सकता है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, किसी रिलीजन को बढ़ावा देना। ठीक है, कुछ भी तरह की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ये सोशल वेलफेयर चैरिटी कर सकते हैं। और जो अगर ये कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट कहाँ डालना है हमने, कहाँ लगाना है, हाँ ये ऑब्जेक्ट्स में। देखो, ओपीडी मतलब ऑब्जेक्ट, पी से प्रॉफिट, अभी सारा प्रॉफिट ऑब्जेक्ट में ही लगाएगी। तीसरा क्या था, क्या ये कंपनी डिविडेंड बांट सकती है प्रॉफिट के ऊपर, नहीं, इसको नहीं। सारा प्रॉफिट अपना ऑब्जेक्ट में लगाना है, डिविडेंड तो ये बांट ही नहीं सकती। तो ये जो प्रॉफिट है, डिविडेंड तो बिल्कुल नहीं बांट सकती, ये इधर टिक लगा दी इधर काटा लगा दी, देखो कितना ईजी है समझ। ऑब्जेक्ट वो सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्ट वाले हुए होने चाहिए, चैरिटेबल, सारा प्रॉफिट उसमें लगाना है, कुछ भी प्रॉफिट डिविडेंड में नहीं बांटना, ये ओपीडी। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे थे हमारे सेक्शन 8 कंपनीज के। ये कंपनीज को सरकार के द्वारा क्या लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है, और अपनी कंपनी आरओसी के पास रजिस्टर भी करानी होती है। ये नहीं कि आप लोगों का भला करो तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको रजिस्टर करवानी है कंपनी और लाइसेंस लेना है सरकार से। ठीक है, और आपके नाम के आगे ना कुछ लिमिटेड लगेगा और ना ही कुछ प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ड्स नहीं लगते होते आप कंपनी के ऊपर। ठीक है जी, और आपकी कंपनी कैसी, कैसे टाइप ऑफ कंपनी रजिस्टर होगी, एज लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होगी, जिन मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, अच्छा कभी आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या वापस ले लिया जा सकता है, जब बिल्कुल ऑब्जेक्ट पे प्रॉफिट यूज ना हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपको लाइसेंस मिला था वो फुलफिल नहीं करे, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा, या रिवोक को क्या बोल सकते हैं, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, या आप ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करे, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फुलफिल करे, ऑब्जेक्ट्स नहीं वो करे, और ये आप क्या कर रहे हो काम, प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब हार्मफुल है, पब्लिक के हित में नहीं करे। अब आपका, आपने बोला क्या था कंपनी बनाते टाइम कि हम लोगों के हित में काम करना चाह रहे, अब वो नहीं कर रहे। ठीक है, तो कैंसल रद्द हो जाएगा, ये हो गया। और कहते हैं सरकार लाइसेंस रद्द करने से पहले क्या करेगी, रिटर्न नोटिस भेजेगी कि हम आपका ऐसे लाइसेंस रद्द करने वाले, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कुछ भी एक्शन लेने से पहले, डिसीजन पास करने से पहले पार्टी की भी बात सुनो, दूसरी पार्टी की। ठीक है, और फिर सरकार फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, ऑर्डर्स ले सकती है। ऑर्डर क्या क्या ले सकती है, यहाँ पर हमने किया था, पब्लिक हित में क्या क्या ऑर्डर ले सकती है, बिल्कुल, जैसे आपको बताया था ना, जैसे एक एनजीओ ओपन है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब उसका लाइसेंस रद्द हो गया, भैया वहां पे जो बच्चे आ रहे थे, गरीब बच्चे आ रहे थे, और कोई एक और एनजीओ जो चल रही है उसका लाइसेंस नहीं रद्द हुआ, तो वो क्या करेगी, आपको कहेगी कि आप ना उसके साथ जुड़ जाओ, कि हम्म। लोगों का भला ना करना ना रुके। ठीक है, उनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ अमेलगमेट हो जाओ, जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है। जो सेक्शन 8 कंपनी है, लोगों का भला करने के लिए बनाई है, और काम भी वही करी है, लोगों कौन सा टाइप किस चीज की वहां पे सोशल वेलफेयर करी, जैसे एजुकेशन ले, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, या आपको क्या ऑर्डर दे सकती है, क्या कर दो, बंद कंपनी, कर दो। कंपनी बंद कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें की थी,
या कंपनी को क्या आदेश दे सकती है सरकार, एक तो अपना नाम चेंज कर लो, मतलब अपने नाम के आगे क्या कर लो, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वगैरह लगा लो, आपका स्टेटस वो खत्म, सेक्शन 8 कंपनी वाला। या बंद करो अपना काम धंधा, ये क्या लगा रखा है, बंद करो अपना काम। या तीसरा, जुड़ जाओ दूसरी कंपनी के साथ जो सेक्शन 8 कंपनी है और सेम ऑब्जेक्ट्स हैं आपके और उसके, ये किया। ठीक है जी। और इधर हमने क्या किया था, जो ये सेक्शन नहीं कंप्लाई करेगा उसको सजा मिलेगी, कंपनी को 10 लाख से 1 करोड़ तक की, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने गड़बड़ की, उनको 25,000 से लेके 25 लाख तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और अगर उन्होंने फ्रॉड की है, कुछ हेरा फेरी वाला काम किया, तो फ्रॉड वाला सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 447। 447। ठीक है, ये किया था हमने। और फिर यहाँ पर ना कुछ और क्या छूट दी हुई, एग्जेम्पशन दिए रखते हैं सेक्शन 8 कंपनीज को। जैसे आपको मीटिंग करनी होती है ना, जनरल मीटिंग, तो कम से कम 21 दिन पहले आपको मेंबर्स को बताना होता है, न्योता देना होता है, इनविटेशन देना होता है, नोटिस बोलते हैं उसको, लेटर भेजना। ठीक है। तो अब यहाँ पे स्मॉल, ये सेक्शन 8 कंपनी के इसमें क्या है, कितनी लिमिट है, 14 दिन भी सफिशियंट है, 14 दिन पहले भी बता दोगे ना, 2 हफ्ते पहले, तो भी सफिशियंट। और इनको ना कुछ यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्टर्स की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। ठीक है। और ना ही इनको क्या फॉर्म करने की जरूरत है, ये कमिटियां कौन सी, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, या शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ऊपर ही रेमुनेशन से रिलेटेड कमेटी होती है, और ये शेयर होल्डर से रिलेटेड ये मैंडेटरी कमिटीज होती है जो बनानी पड़ती है, और इसकी एलिजिबिलिटी होती है जो फाइनल लेवल पे डायरेक्टर्स के सेक्शन में बता। और पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी का। हाँ जी, समझ आ गया आपको ये, सबको ऑनलाइन ऑफलाइन आ गया हाँ समझ जी में मैम। सब। हाँ जी मैम। ठीक है, जाग रहे हो सब। ठीक है, चलो। हाँ। चलो जी आगे, फिर हम चलते हैं आगे सेक्शन 445 पे, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी या डेड कंपनी या जिंदा लाश। ठीक है नहीं है, एक ही बराबर है हमारे काम। ठीक है जी। अब इसका एक्चुअल में क्या मतलब बता रखा था, डोरमेंट कंपनी मतलब जो कि ना आगे जाके काम करने के लिए बनाएगी, फ्यूचर में जैसे कुछ प्रोजेक्ट लेना है इसमें, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, फ्यूचर में करना है प्रोजेक्ट, या क्या आपने किसी के भी यहाँ पे एसेट होल्ड करके रखना है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ भी किसी का एसेट होल्ड करके रखना है। ठीक है, पर कोई सैट नहीं हो रहा, सैट मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग डायरेक्शन। हाँ, या फ्यूचर में काम करने के लिए बनाया है, या आपने कुछ ऐसा रोल करने के लिए बनाया है, पर कोई जरूरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती वहां पे, उसको डोरमेंट कंपनी बोला जाता है। या एक और क्या डेफिनेशन दी हुई थी इनएक्टिव कंपनी की, पिछले 2 साल में ना कोई बिजनेस, ना कोई प्रोफेशन, ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ना ही आप क्या फाइल कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं फाइल कर रहे हो, ना ही एनुअल रिटर्न भर रहे हो। और ये सब किए कितना टाइम हो गया, ये सब ना किए कितना टाइम हो गया, पिछले दो दो साल साल लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से ना काम धंधा कर रहे हो, ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न भरी जा रही है, तो ये कुछ नहीं करे पिछले 2 साल में, तो आपको इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी बोला जाता है। अच्छा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कंपनी कौन सी होती है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कंपनी ट्रांजेक्शन कौन सी होती जो है, कहते हैं। रजिस्ट्रार को फीस पे हाँ, ये करनी। चार के अलावा, बिल्कुल, ये चार तो कॉमन है, आप चाहे जिंदा हो चाहे डेड हो। ठीक है, चाहे जिंदा लाश, डोरमेंट, इनएक्टिव, आप चाहे हो ना हो, आपको ये तो काम करने ही पड़ेंगे, जब तक ऑफिशियली बंद ना डिक्लेयर कर दिया जाए, है ना, तब तक तो आपको ये चीजें करनी ही पड़ेगी, जब तक है जान, ये चीजें तो करनी ही पड़ेगी, है ना। इनके अलावा, ये चीजों के अलावा बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये कॉमन है, कॉमन मतलब रजिस्ट्रार को फीस भरनी, या देखो हमने क्या किया, किसी एक्ट के तहत आपको कोई फॉर्म भरना, रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, या आपको कंपनी हो शेयर्स अलॉट करना, मोस्टली कंपनी फंड रेज करती है, शेयर इशू करती है, अब उनको अलॉट भी करने पड़ेंगे, कुछ अलग तो नहीं काम करी, स्पेशल काम करी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑफिस मेंटेन करके रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये तो कॉमन काम है। इसके अलावा जो काम होते हैं उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। समझ आया, जाग रहे हैं सब। ठीक है, चल, फिर आगे करते हैं निधि कंपनी, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इसका क्या था मतलब, जो किसके भले मेंबर्स के को लिए बनाई गाइड। जाती है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक होती है। हाँ, मेंबर्स के, जो इस कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके भले के लिए बनाई जाती है, और ये गाइड करती है पैसों का कैसे प्रॉपरली यूज किया जाए, केयरफुली यूज किया जाए। ठीक है, कि ज्यादा सेविंग्स करो, ज्यादा स्पेंड मत करो, केयरफुली इस्तेमाल करो पैसे, उसकी नॉलेज दी जाती है अपने मेंबर्स। ठीक है, फिर पीएफआई किया था हमने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
ठीक है, ये वो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, लोगों को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करती है। अब इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को पीएफआई का दर्जा दिया, जैसे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि किसके तहत, एलआईसी एक्ट 1956 के तहत यहाँ पर बनी है। फिर यहाँ पे आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी, एलआईसी इंश्योरेंस वाली, आईडीएफसी जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ बनाना है उससे रिलेटेड क्या करती है, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कर देती है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ पैसे उससे लगानी है, या आगे एक्सपर्ट यूज करके लोगों का पैसा उसमें लगाते हैं, रिटर्न देते हैं। फिर यहाँ कहते हैं कि सरकार भी नोटिफाई कर सकती है, जो कि पहले एक्ट में था, अब एक्ट में उसको रिपील कर दिया, खत्म कर दिया गया था। पर फिर भी यहाँ पर क्या बोला गया है, सरकार आरबीआई की सलाह के साथ कुछ इंस्टीट्यूट्स को नोटिफाई कर सकते हैं कि इसको भी पीएफआई का दर्जा देना है। ठीक है, अच्छा ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट्स को ये दोनों मिलके बोल सकते हैं कि पीएफआई का दर्जा देना है इसको, जो कि किसी भी सेंटर या स्टेट एक्ट के तहत उन्होंने जन्म लिया, ठीक है, या किसी भी सरकारी कंपनी को वो दे सकते हैं दर्जा, किसका, पीएफआई का। सरकारी कंपनी कौन सी थी, 51% और मोर देन 51% हेल्ड बाय, हाँ, पेड अप सेक्टर हेल्ड बाय सीजी या एसटी, या पार्टली बाय सीजी या एसटी, ठीक है ये। हाँ जी, समझे सभी। हाँ जी, ऑनलाइन हाँ ऑफलाइन, जी मैम। जाग रहे हैं सब, हाँ जाग जी। रहे हैं, ठीक है, देख लो कितना जल्दी हमने कर लिया रिवीजन। चिंता। ठीक है, हमारे एक तरह से देखो टाइप्स ऑफ कंपनी भी हो गई। ठीक है, चलो 2 मिनट सांस लो, करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं शुरू, कि अब कंपनी जन्म कैसे लेती है, ठीक है, और सबसे पहले कौन है वो लोग मेन जुड़े हुए जो कंपनी के जन्म लेने में मदद करते हैं, उनका क्या नाम है, प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर्स। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए ये कौन होते हैं जो कंपनी, हाँ, नाम तो देखो कुछ भी रख सकते हैं हम, बस वो वहां पर ना देखना पड़ता है, किसी और का तो नहीं है नाम, फिर वो मतलब आ जाता है कि आप चेंज करो नाम वगैरह, या वहां पर ना, नाम वही बोलिए ना, कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स आगे ना जाके बहुत सारी चीजें गिवन है कि आपको अपने नाम में ये नहीं डालना, ये नहीं डालना, ऐसे नहीं होना चाहिए, कि कुछ ऐसे वर्ड ना हो कि वो रिफ्लेक्ट करे कि आप सरकार से जुड़े हो, या कुछ ऐसा नाम नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी में कि वो लगे कि आप किसी इलीगल काम में लगे हो। तो ऐसे करके बहुत सारा इन डिटेल दे रखा है इंटर लेवल पे आपके ये चैप्टर्स पर, ठीक है जी। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, कंपनी बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, और वो सारे काम करते हैं जो उसको रजिस्टर कराने, जन्म लेने के लिए हेल्प करते हैं। और कौन से लोगों को नहीं बोला जाता प्रमोटर, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में जिनकी हम हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि हमने किसी सीए की हेल्प ली, लॉयर, सॉलिसिटर मतलब लॉयर वगैरह, किसी बैंकर अकाउंटेंट की हेल्प ले ली, कहते हैं उनको नहीं प्रमोटर बोला जाता, ये चीज, ये तो सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में मतलब था। और यहाँ पर सेक्शन 269 क्लॉज में क्या लिखते, सेक्शन 2 क्लॉज 69 में मतलब क्या देते, कहते वो बंदा जिसका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी के प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जिसको दिखा के, जिसको पढ़ के लोग पैसा लगाने का सोचते हैं। या जो एनुअल रिटर्न है, जो हर साल कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करके देनी पड़ती है, अपनी कंपनी की डिटेल्स फाइल करके, कहते हैं कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में जिसका नाम गिवन है वो होता है प्रमोटर, या जिसका कंट्रोल होता है कंपनी चलाने के लिए, कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, चाहे शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, ठीक है, और कहते हैं जिसकी इंस्ट्रक्शन या जिसके कहने पे बाकी लोग चलते हैं, बाकी डायरेक्टर्स उसके कहने पे चलते हैं, ये होते हैं प्रमोटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 में गिवन है फॉर्मेशन, सेक्शन 7 में गिवन है इनकॉर्पोरेशन। फॉर्मेशन मतलब एलिजिबल कब हो गया कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, जैसे आप सीए करने के लिए एलिजिबल कब होते हो, जब आप प्लस 2 के पेपर दे देते हो, या जब भी, और प्रोविजनली हो जाते हो, फिर आपको मार्कशीट सबमिट करनी होती है, तब आप फाइनल करके लगते, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेक्शन 3 में एलिजिबल का वो कंपनी बनाने के लिए अगर इतने मिनिमम कम से कम आपके मेंबर है, ओपीसी में 1, प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 7। अब इनकॉर्पोरेशन क्या मतलब होता है, प्रोसीजर क्या है, सी में एंटर करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी +2 पास होने चाहिए, पेपर दे होना चाहिए। अब उसके बाद आपको फॉर्म फॉर्म रजिस्टर करवाना पड़ेगा वेबसाइट पे, प्रोसीजर क्या होगा, सेम कंपनियां बनाने के लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये गिवन है सेक्शन 7। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे मेन बंदे हैं, आरओसी, कंपनी का जो सारा कामकाज देखते हैं,
ठीक है, आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन सब भेज, मरण से लेके जन्म से लेके मरण तक, और बीच में कुछ भी चीजें हो रही है सबकी इंफॉर्मेशन हमने भेजनी है आरओसी को, ताकि वो अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट करे। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं हमने आरओसी को? जन्म पत्रियां, एमओए एओए, ठीक है, मेमोरेंडम में वही नाम पता एड्रेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है जी, और एओ में इंटरनल मैनेज कैसी होगी कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन वो। उसके बाद डिक्लेरेशन देंगे कौन? जो लोगों ने हमारी मदद की थी, जैसे कुछ प्रोफेशनल हमने हायर किए थे कंपनी बनाने के, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस। ठीक है, और साथ में आर्टिकल में कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टर होंगे, ये मैनेजर या क्या होंगे, सेक्रेटरी होंगे कब। तो ये वाले लोग क्या देंगे? डिक्लेरेशन देंगे कि हमने जो भी काम किया ना एज पर कंपनीज एक्ट, जो भी कानून के तहत जो चीजें थी हमने उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम, वो डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ हमने सही काम किया है, ऐसे एज पर एक्ट किए काम। उसके बाद और कौन देगा डिक्लेरेशन? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम देंगे। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कौन थे? जिन्होंने कंपनी बनाते समय सब्सक्राइब बिल्कुल, किया था। बिल्कुल, जो सबसे पहले कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको बोल दिया जाए सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। और आपको दिखाया था वो बेयर एक्ट में, नीचे शेड्यूल 1 था एमओएओ का। लास्ट पेज एमओए पे। के वो जो लास्ट पेज में एक वो लिस्ट बनी होती है प्रॉपर, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ सब्सक्राइबर, कितने शेयर में उन्होंने पैसा लगाने के लिए दी, के उनके साइन, विटनेस के साइन, वो सब। ठीक है, तो वो भी डिक्लेरेशन देंगे। अच्छा, वो किस चीज की डिक्लेरेशन देंगे? कि भाई हमने कोई गलत काम नहीं किया कंपनी बनाने से रिलेटेड, उसको मैनेज करने से रिलेटेड, उसको प्रमोट करने से रिलेटेड, और ना ही हमने कोई पिछले 5 साल में कोई फ्रॉड फ्रूड वाला गलत काम किए। हमने नहीं कोई फ्रॉड फ्रूड वाला काम किया पिछले 5 सालों में। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने रजिस्ट्रार को भेजे हैं वो सब सही। तो ये भी डिक्लेरेशन देंगे। तो एक इधर की डिक्लेरेशन इन्होंने देनी, ठीक है, एक इधर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, और साथ में फर्स्ट डायरेक्टर जो लिखे हुए हैं वहां जन्म पत्रियों में, ये लोग भी देंगे ये डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इधर जन्म पत्रियां होगी और नीचे दो ये क्या होगी? ये डिक्लेरेशन होगी, ये दो डिक्लेरेशन होगी। ठीक है, और क्या भेजना है इनको? भाई जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है उनका पता भेजो, उसका एड्रेस भेजो, ताकि सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, नोटिस वगैरह सरकार ने भेजना, डीलिंग करने, कम्युनिकेट करना, उस पे जाए। उसके बाद आपको किसकी इंफॉर्मेशन भेजनी है इन डिटेल? ठीक है, इधर दोनों पॉइंट सिमिलर है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम की डिटेल्स भेज दो, उनका नाम, एड्रेस, ठीक है, जो भी इन डिटेल उनके पर्टिकुलर्स भेज, ये चीजें होगी। फिर उसके बाद किसकी डिटेल भेजो आप? फर्स्ट डायरेक्टर्स की डिटेल भेजो। कौन सी वाली? भी अगर और किसी कंपनी में उनका इंटरेस्ट है या बेनिफिट है या डायरेक्टर है तो वो भी बताओ, और उनकी सहमति ले लो, भाई इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह भी रहे हैं कि नहीं। ये चीजें हमारे को सबमिट करनी है रजिस्ट्रार। ये समझ आया आपको ये चीजें? जन्म पत्रियां, दो डिक्लेरेशन, उस बार रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम की डिटेल, और फर्स्ट डायरेक्टर्स की डिटेल। समझ आया? ठीक है, उसके बाद भाई रजिस्ट्रार सबको चेक करेगा। अगर उसने कहा मैं खुश हुआ, ठीक है, अगर उसको सब सही लगा, तो वो क्या इशू कर देगा? बर्थ सर्टिफिकेट, या उसको क्या बोलते हैं, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। और उसके अंदर क्या मेंशन किया होता है? सिन नंबर। ठीक है, जो कि क्या है इसकी फुल फॉर्म? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जो आपको एक एमसी की वेबसाइट पे रिलायंस का डाटा भी निकाल के दिखाया था, जिसके लास्ट 6 डिजिट हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्ट्रार को भेजे हैं कंपनी जन्म से रिलेटेड, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे, ठीक है, जो भी पीछे पढ़ के आए हैं, वो आपको संभाल के रखनी है रजिस्टर्ड ऑफिस में, उसकी सब कॉपियां रखनी है जब तक है जान, तब तक, जब तक आपकी कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपको संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो प्रूफ है जिसके तहत आपका जन्म हुआ। ठीक है, जैसे हम कोई घर गुर लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, हम कहते हैं डॉक्यूमेंट संभाल के रखते हैं, वो प्रूफ होता है। फिर अच्छा, ये क्या थे अगले 2 पॉइंट्स हमारे थे? भाई अगर आपने कंपनी बनाते टाइम, कंपनी जन्म लेते टाइम पे कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी या कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन छुपा ली, ठीक है जी, तो फिर आपके ऊपर क्या, किस सेक्शन के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी? 447 के तहत आपको सजा मिलेगी। तो ये क्या था? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, कंपनी जन्म लेते टाइम पे रजिस्ट्रार को पता चला आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, कोई बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन छुपाई, 447 लग जाएगा। या दूसरा इधर क्या था, कंपनी बना दी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, रजिस्ट्रार को बाद में पता चला भाई इसने तो ठगी किया हमारे साथ, गलत इन्फॉर्मेशन दी है या तो इन्फॉर्मेशन जरूरी छुपा ली,
तो भी 447 के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हुआ ना ऊपर, फ्रॉड किया कंपनी ने, तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल क्या होता है आपको बताया था, कंपनीज एक्ट में कोर्ट को ना ट्रिब्यूनल भी बोल देते हैं। और इसको भी आगे दो हैं इसके लेवल्स कोर्ट के, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इसमें होते हैं एनसीएलटी और एनसीएलए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर होते हैं नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट क्या ऑर्डर पास कर सकती है, अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन फाइल की है और अगर उससे सेटिस्फाइड है, ट्रिब्यूनल अपने अकॉर्डिंग ना ऑर्डर पास कर सकती है कि कंपनी ऐसे मैनेज करो, या जन्म पत्र में ये चेंजेस करो। ठीक है, या कंपनी के इंटरेस्ट में मेंबर्स है जो भी और पार्टी के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में जो उसको ऑर्डर पास करना है, जो उसको सही लग रहा है, वो ऑर्डर पास कर सकती है कोई। या वो और क्या ऑर्डर पास कर सकती है, भाई ये वाली कंपनी झूठी है, फ्रॉड की है इसने, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या कर दें हम, कन्वर्ट लिमिटेड से अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कर दो। ठीक है, दूसरा इसका नाम ही उड़ा दो, रजिस्ट्रार जो है उसने रजिस्टर बनाया होता है कंपनी सीक्रेट, वहां से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है जी। या किस चीज का ऑर्डर पास कर देगा, बंद करो कंपनी, वाइंड अप करो, झूठी कंपनी है, मक्कार कंपनी है, बंद करो इसको। ठीक है, या कुछ और जो उसको सही लगता है वो करते हैं। भाई कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले ROBH क्या, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सिटी बीइंग ऑफ बीइंग हर्ड, हार्ड। सुन लो पार्टी की बात। हाँ बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है जी, और जो ट्रांजेक्शन थी वो भी देख लो। ठीक है, तभी अपना डिसीजन देना। ये था हमारा प्रोसीजर। ठीक है जी। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, फॉर्म का नाम क्या था, जो फॉर्म्स भर के कंपनी जन्म लेती है, वो फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, स्पाइस स्पेस। फॉर्म्स बोलते हैं। हाँ स्पाइस फॉर्म, उसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, ये देखो ये लिखा हुआ है ना शॉर्ट फॉर्म, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। बड़ा सिंपल फॉर्म्स निकाल दी कि किसी को भी कंपनी बनानी है, फॉर्म भरो, अपलोड करो, जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, फीस लगनी है, सब फिल करके अपना अपलोड कर। ठीक है, तो स्पाइस फॉर्म्स बोलते हैं इसको। एमसी की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। अच्छा, जब ये सेक्शन 9 में लिखा है, कंपनी ने जन्म ले लिया, COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया रजिस्ट्रार ने, अब उसका असर क्या होगा भाई, उस कंपनी को सर्टिफिकेट, से बिल्कुल बिल्कुल, उस सेपरेट लीगल सर्टिफिकेट में, एंटिटी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक होगी। उस सर्टिफिकेट में डेट भी लिखी होगी ना, बर्थ डेट या इनकॉर्पोरेशन डेट, उस डेट से वो जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाई जाएगी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहलाई जाएगी। और उसके पास वो सारे हक आ जाएंगे जो एक रजिस्टर्ड कंपनी के पास आते हैं, वो सारे राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, हक अधिकार आएंगी, तो जिम्मेदारियां भी आएंगी। वो सारी की सारी जो एक हमारी रजिस्टर्ड कंपनी के पास होती है वो एक आ जाएंगी। वो क्या थे, जो हम पीछे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ के आए थे, सेपरेट लीगल एंटिटी को, पेट्रोल सेशन, वो सारे फीचर्स रहते थे उस कंपनी के पास भी आ जाए। ठीक है जी, ये था। ठीक है, और सेपरेट लीगल एंटिटी के ही तहत हमारे ये बहुत सारी तो केस लॉ होते हैं, हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुनझुन वाला। तो इसमें क्या किया था अप्लाई कोर्ट ने, वो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ही अप्लाई किए थे कि जिस दिन आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपके ऊपर वो कैरेक्टरिस्टिक्स लग जाते हैं, अलग अलग माना जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, परपेचुअल सेशन होगा। ऐसे ही ये थे हमारे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास। और एक ये था हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन सब में क्या अप्लाई कर दिया गया, वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहाँ पे कहते बेशक कंपनी में पैसा किसने लगा रखा है, सरकार ने लगाया है या प्रेसिडेंट ने लगाया है, कहते पर कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग, कंपनी एजेंट नहीं मानी जाएगी सरकार की या प्रेसिडेंट की। तो ये सभी केस लॉज में ये वाला अप्लाई किया गया, फीचर्स का जो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ आया, जागे सब, हाँ जी। इधर इधर। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चों जाग रहे हैं जिंदा। सब। यस ठीक है, फिर सेक्शन 10 में क्या बोला हुआ है, अब मेमोरेंडम आर्टिकल, ये जन्म पत्र का क्या असर होगा, भाई जब आप रजिस्टर्ड कंपनी अब बन गए हो, अब जो भी उसमें लिखे है, अब आप बाउंड हो जाओगे, यू आर बाउंडेड बाय दोज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जो उसमें लिखा है आपको वैसी ही चीजें करनी होंगी अब। ये है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। समझ आ गया सबको, चलिए आगे। ठीक है सब, चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। चलो ठीक है, हमने देख लिया कंपनी बनती कैसे, जन्म कैसे।
अब कंपनी को फंड्स चाहिए भाई, वो रेज क्या करती है, कैपिटल, पैसा इकट्ठा करती है शेयर इशू करके। ठीक है जी। अब कैपिटल को या शेयर कैपिटल को टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोल दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया उसको बोल देते हैं शेयर। ठीक है, और वही क्यूमुलेटिव या वैल्यू फॉर्म में बोल देते हैं, प्रॉपर टोटल अमाउंट को शेयर कैपिटल या स्टॉक कैपिटल बोल देते हैं, ये लिखा हुआ। ठीक है, और कहते हैं जो शेयर है ना, शेयर एक्चुअल में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, फायदा लोगों का कंपनी में, जिसको मेजर किया जाता है मॉनेटरी। ठीक है, ना कि शेयर इक्वल टू सम ऑफ मनी, ये पढ़ा था। अच्छा, आगे कंपनी को ना कैपिटल को आगे क्लासिफाई किया, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं स्कूल टाइम से। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ये क्या होती है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है। इतना फंड्स मैक्सिमम रेज कर सकती है कंपनी शेयर कैपिटल के थ्रू, और ये कहाँ मेंशन होती है? MOA। बिल्कुल ठीक हो गई है, एमओए में mention है। हाँ, ठीक है, ये था। उसके बाद इशूड कैपिटल क्या होती है? हाँ, जितनी कंपनी कितने ने इशू करी मतलब है। शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है लोगों को, ताकि उसमें वो पैसा लगाएं, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? जितना एक्चुअल में और लोगों को जो ऑफर किया गया था उसमें जो पैसा लगा दिया, ये किया गया। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इधर कुछ आपको अगर इसके खिलाफ जाके आपने कुछ किया, इधर क्या था कि इधर इट इज अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय पब्लिक। कहते कोई नोटिस, एडवर्टीजमेंट, कुछ कम्युनिकेशन, आपको सब में ना, सब डॉक्यूमेंट में मेंशन करनी है अमाउंट। अगर आप इसके खिलाफ जाके करते हो, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर 10,000 का जुर्माना, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000 का जुर्माना लगेगा। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है? मंगवाए या बुलावा भेजा कि इतनी पैसे दे दो, और जितनी, हाँ, जितनी बुलाएगी मंगवाएगी उसमें से कितना पैसा दे दिया उसको बोलते हैं पेड अप। ठीक है, जो कैसे कैलकुलेट होती है, कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर जितनी अभी आई पेंडिंग है या ड्यू बोल दो, ठीक है, वो पेड अप है। ये हुई ना ये तो टर्म्स। चल, फिर आगे देखो, ये शेयर का आपको मतलब बता रही थी ना, ये केस लॉ में भी यही था, बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील बोर्ड्स एंड कंपनी लिमिटेड में भी। ये शेयर क्या होते हैं? शेयर नॉट इक्वल टू मनी। शेयर एक्चुअल में क्या है? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स का फायदा, इंटरेस्ट कंपनी में, जिसको मेजर किया जाता है मॉनेटरी वैल्यूज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। तो ये इंटरेस्ट है लोगों का कंपनी के, ठीक है, फायदा है तो, ये चीज। ठीक है, और शेयर्स के होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको हम बेच बूच भी सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि ट्रांसफरेबल है। प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, पब्लिक में नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और शेयर्स है नंबर्ड। पहले ज्यादातर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स वगैरह इशू होते थे, शेयर सर्टिफिकेट इशू भी करते थे फिजिकल फॉर्म में। आजकल तो डिजिटल मोड में डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं। कहते हैं अगर फिजिकली करे हो तो उस पर नंबरिंग होती है, प्रॉपर अलग अलग नंबर दिया होता है। ठीक है, डिजिटली है तो वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, और डिपॉजिटरी है जो बंदा सारा देख रहा है, काम काज, अकाउंट हैंडल कर रहा है, इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रही है सारी। तो उसके केस में ये चीज अलग होती है, रिकॉर्ड्स ऑनलाइन डिजिटली मेंटेन होते हैं हमारे। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया था, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या था, ऊपर क्या किया था हमने, कैपिटल को क्लासिफाई किया था इधर। ठीक है, कितनी तरह की कैपिटल होती है। अब आगे उसकी, उसको आगे फर्दर कैटेगराइज करने हैं इधर हम। शेयर कैपिटल की काइंड्स क्या है, दो तरह की मेन शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने इक्विटी और प्रेफरेंस के केस में क्या मेन चीजें की थी, क्या मेन चीज की थी इधर, ये जो नाम से ही पता चल रहा है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक प्रेफरेंस है, दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उनको पहले डिविडेंड मिलेगा, और उनका पहले कर्जा उतारा जाएगा। अब जो कैपिटल लोगों ने लगा रखा है वो एक तरह से डेट ही है ना, ड्यू टू द कंपनी। ठीक है, एक तरह से कर्जा ही है ना कंपनी को, वो भी तो रीपे करना है ना, लुटाना है कैपिटल अमाउंट भी। तो वो भी पहले उन शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा, और डिविडेंड भी पहले दे दिया जाएगा। और एक और डिफरेंस देखा था, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अलग अलग लॉट्स निकाल सकते हैं हम, कि मतलब उनमें अलग अलग हक हो सकता है। जैसे डिविडेंड अमाउंट अलग हो गया, डिविडेंड का रेट अलग हो गया, या वोट करने का अलग हक हो गया, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग लॉट्स निकाल सकते हैं। पर प्रेफरेंस होल्डर केस में फिक्स होता है सब कुछ। ठीक है, तो इनको बोलते हैं डिफरेंशियल राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिनका अलग लॉट निकाल दिया अलग राइट्स। ये चीज की ध्यान, इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
और आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट दिया हुआ है डिविडेंड अमाउंट के ऊपर, और जब कंपनी बंद होती है पैसा लुटाने के लिए, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे। और प्रेफरेंस होल्डर्स को फिक्स रेट के ऊपर या फिक्स अमाउंट के ऊपर डिविडेंड दे दिया जाता है, ये चीज की है। हाँ जी, ये समझ आया सबको इधर ऑनलाइन वाले हाँ। बच्चों? हाँ जी। ठीक है, समझ आ गया। चले आगे, चले आगे। चलो, ये हमने कैटेगराइज कर दिया अपना कैपिटल और शेयर कैपिटल। फिर हम कहाँ चलते हैं, पहली जन्म पत्री पे चलते हैं। पहली जन्म पत्री कौन सी थी हमारी? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको ना चार्टर चार्टर। भी बोलते हैं। हाँ, चार्टर भी बोल दिया जाता है। एक तरह से डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप एंड पावर्स, फाउंडेशन, ये वजूद बताता है कंपनी का, क्यों बनाएगी ये कंपनी, ठीक है, क्या पावर्स हैं, क्या काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ तक सीमित है इसकी पावर, क्या काम कर सकती है। ऑब्जेक्ट में लिखा होगा ना कि अगर एजुकेशन देगी तो एजुकेशन ही देगी कंपनी, उसके अलावा नहीं कोई और काम कर सकती। तो यहाँ पर मेन उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्कोप, पावर, लिमिटेशन डिफाइन की होती है यहाँ पर एमए में, ठीक है। ये चीज है, उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जाएगी। अच्छा, वो क्या थी टर्म जो मैंने आपको बताई थी, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी जाना, उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा अल्ट्रा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस था आपको वायरस। बताया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आपको बताया। अल्ट्रा वायरस था बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, और इंट्रा वायरस था विद इन द पावर ऑफ कंपनी। जो एमओ में लिखे उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे। तो कहते क्या जरूरत है एमओए रजिस्टर वगैरह बना के रजिस्टर करने के आरओसी के बाद? एक तो ऑब्जेक्ट बताता है और सबको पता भी चलता है इस काम के लिए बनाएगी ये कंपनी, तो कंपनी उसके खिलाफ जाके नहीं कर सकती, अगर करेगी तो वो वॉइड होएगा, इनवैलिड होगा, नो लीगल एक्शन है। और कहते जो भी कोई डील कर रहा है उनको पता चल जाएगा, वो पढ़ के आएंगे, है ना, उनको पता है कि ये कंपनी किस में डील कर रही है, उसके बाद वो पढ़ने के बाद वो डील कर रही है। अच्छा, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 399 में लिखा हुआ है कि ये क्या है, एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जन्म पब्लिक पत्रियां डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एफसी की वेबसाइट पे फीस देख के आप निकाल के किसी कंपनी की पढ़ सकते हो, पढ़ के समझने के बाद डील करो कंपनी के साथ, ठीक है। फिर अननेसेसरी ब्लेम नहीं लगा सकते यहाँ पे। और जो लोग कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, उनको ना एमओए पढ़ के ये भी पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ यूज होने वाला है। उनके एमओए में ऑब्जेक्टिव पढ़ के पता चल जाएगा ना कहाँ लगाएंगे पैसा, तो ये मेन पर्पस। और अगर एमओए के खिलाफ जाके कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव या स्कोप पावर के खिलाफ जाके कर रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रा वायरस द कंपनी, दोज ट्रांजेक्शन द अल्ट्रा वायरस द कंपनी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। और वो क्या मानी जाती है, वॉइड या नॉट वैलिड या नो लीगल एक्शन कैन बी। समझ आया सब? वॉइड मतलब इनवैलिड, कुछ नहीं है, नलिफाइड डिक्लेयर कर। हाँ जी। फिर अच्छा मेरे को बताओ सेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है, इनका फॉर्मेट। 7 शेड्यूल थे ना कंपनीज एक्ट में, पहला शेड्यूल कौन सा है? जन्म पत्रियों का। हाँ और जी। वो जन्म पत्री का नाम के, वो शेड्यूल का नाम के शेड्यूल 1 है, पहला शेड्यूल शेड्यूल 1 है जन्म पत्रियों का। और उसमें टेबल वाइज दिया हुआ है, पहले 5 टेबल किसके हैं, एमओए के, अगले 5 टेबल किसके हैं, एओ के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 के 5 टेबल हैं, एमओए को आगे टेबल वाइज डिवाइड किया हुआ, और इसको कैसे कैटेगराइज किया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपनी। जैसे कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, ठीक है, टेबल ये हो गया। फिर गारंटी, गारंटी वाली कंपनी, ठीक है, टेबल भी। फिर दोनों गारंटी भी ले रही है, शेयर भी इशू कर रही है, टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी, और टेबल ई कौन सी, अनलिमिटेड कंपनी भी और शेयर भी। ये हमने कैसे याद रखा था, पहले सिंगल सिंगल फिर दोनों, फिर सिंगल फिर दोनों, ठीक है जी। हाँ, फिर आगे हमने क्या किया था, मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें होती है, ये क्या था शॉर्ट फॉर्म, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। हाँ, एनआरओ लैग, नैरो याद लैब। होगा पुराने वाले बच्चों को, एनआरओ लैग या नैरो लैग बोलते हो, है ना, ये चीज हमने की। ठीक है, ये देखो आपको बताया था एनआरओ लैग, ये बताना, एन से क्या होता है, नेम नेम, क्लॉज। आर से पीरियड रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ऑफिस ओ क्लॉज। से ऑब्जेक्ट, एल से ऑब्जेक्ट। लाइबिलिटी, ए से लायबिलिटी। क्रिएटेड, सी से एसो कैपिटल, एसोसिएशन और क्लॉज। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ये देखो नेम क्लॉज में क्या होगा, कंपनी का नाम, प्राइवेट लिमिटेड आगे प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, अगर वहां पे है पब्लिक कंपनी है तो आगे लिमिटेड लग जाएगा, ठीक है। और आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ नाम वगैरह भी दे रखे हैं जो कंपनी यूज कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी केस में। हाँ जी। और आगे क्या दिया हुआ है, ओपीसी के केस में आगे ओपीसी वर्ड यूज हो जाता है फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में,
ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से आपके स्टेट में, वो बताया होता है, उसका एड्रेस वगैरह। ऑब्जेक्ट क्या है, किस क्या काम करने के लिए बनी है कंपनी, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा देखो, ये 6 महीने वाली कंडीशन क्या थी, बताओ जरा। कि अगर ऑब्जेक्ट चेंज करना हो तो 6 महीने के अंदर अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने काम चेंज कर दिया, ठीक है, अगर आपको चेक, अगर जो आपने नाम रखा है ना, आपको वो एग्जाम्पल ही दिया था पाल ढाबे वाला, ठीक है ढाबा, ठीक है, सारा वो ढाबा वाला काम चल रहा है, खाने पीने वाला। अब उन्होंने क्या किया, अब कहते हैं हमने ना डिजाइनर कपड़े बेचने शुरू कर, नाम वही रखा पाल ढाबा। आप बताओ, नाम से वो चीज जा रही है, मैच हो रही है, लिखा हुआ है पाल ढाबा और आ रही है सब डिजाइनर ड्रेसेस डाल के सब ले लेके जा रही है और सब हैरान है, देखिए तो ढाबा ऊपर लिखे है, चल कहाँ। तो यहाँ पे नाम से भी काम का पता न चलना चाहिए, नाम से भी काम का पता चलना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए। तो कहते हैं अगर आपने काम बदल दिया तो नाम में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आप कब कर दो, कितनी देर में कर दो वो नाम चेंज, इन लाइन विद एक्टिविटीज, ताकि एक्टिविटीज भी मैच करे ना, काम भी मैच करे। 6 महीने के अंदर अंदर जब आपने क्या कर दिया, काम चेंज किया है, तो अपना नाम भी चेंज करो, काम चेंज करे तो नाम भी चेंज करो, उसका साथ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज। फिर उसके बाद हमने लाइबिलिटी क्लॉज, भाई आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अनपेड शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, जितना आपने गारंटी किया, प्रॉमिस की कि बाइंडिंग आपको उतना देना है, ठीक है, तो वहां पे वो खर्चे खुर्चे भी बेयर करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी बोल देते हैं, जो लोगों ने प्रॉमिस की गारंटी किया उनको कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी बोल देते हैं। कैपिटल क्लोज में क्या था, मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकती है शेयर्स कैपिटल के थ्रू। अच्छा, फिर एसोसिएशन क्लॉज क्या था, एसोसिएट होना कंपनी के साथ, या लिंक होने इससे, यहाँ पे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जिन लोगों ने पैसा लगाया कंपनी में, कम से कम एक शेयर में जरूर उन्होंने पैसा लगाया होना चाहिए। ठीक है, कितने शेयर से वो एसोसिएटेड हैं कंपनी में, ठीक है, ये एसोसिएशन क्लॉज, कम से कम एक शेयर में तो जरूर पैसा लगाना है, ज्यादा शेयर में लगा देंगे अच्छी बात। ठीक है जी, ये चीज हो गया हमारा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस किया, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम समझ आ गया सब। फिर डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या था, वही बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी, अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले क्या हो जाएंगे, इनऑपरेटिव इन लॉ, नॉट बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, वॉइड माने जाएंगे वो। ठीक है जी, ये चीज था। और फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी किया था कि अगर ऐसे भी मैंने ऐसे ले गया कोई, ठीक है, वॉइड डिक्लेयर हो गया, तो हम इंजंक्शन ऑर्डर के थ्रू पेमेंट रुकवा, वहां पे ना उसको खर्च नहीं से रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, इधर इंजंक्शन ऑर्डर एक हमने किया था, अगर ऐसा कुछ हो जाता है भाई, जो बंदा इनोसेंट था उसका पैसा चला गया, ठीक है, तो इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट से लगवा सकते हैं कि वो पैसे का वो मालिक नहीं बन गया दूसरा बंदा, अब उसको वो अनुमति भी नहीं मिलेगी पैसा खर्चने की, इंजंक्शन ऑर्डर के। ठीक है, ये चीज की थी। और हमने क्या किया था, एक इधर रेक्टिफाई का मतलब किया था कि अगर कोई काम आपने कर दिया है ऐसा बियॉन्ड द पावर, बाद में भी शेयर होल्डर वगैरह से अप्रूवल या मेंबर्स की अप्रूवल लेके कंफर्मेशन लेके आप इसको वैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते, जो कि अल्ट्रा वायरस द कंपनी है। ठीक है, आगे हमने किया था अल्ट्रा वायरस द कंपनी, अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर, अल्ट्रा वायरस द ये वो अलग अलग चीजें। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा फेमस केस लॉ था, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच। इसमें क्या था, हाँ, ये ना इनके ऑब्जेक्ट में सारा कामकाज लिखा हुआ था कि पटरियां बिछाना, ये सब रेलवे से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड, ये सारा कामकाज। अब एक बंदा आया, वो कहता है हमने ना बाहर कहीं पटरी बिछानी है, उससे रिलेटेड हमारे को पैसा चाहिए, डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया, ठीक है जी, और बाद में वो क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉइड हो गया डिक्लेयर। ठीक है जी, ऐसा क्यों, और कंपनी क्या कर रही है वहां पे, हाउएवर रेप्यूटेड द करेक्ट, कंपनी ने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, वो कहते हैं कि अल्ट्रा वायरस है, और कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया उसको वाइड। ये क्या कह के कहते कि ये जो काम है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाला, ये किसको रिलेट करें, जो वहां पे दिया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले काम से रिलेट करें। ठीक है, तो जो ये काम आपने डायरेक्टर्स ने सहमति दी थी वो उससे मिल नहीं रहा ऑब्जेक्ट से, तो ये वॉइड माना जाए। ठीक है जी, समझ आया। ठीक है, और इधर ना आपको ये देखो, ये बताया था अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर्स, इंट्रा वायरस मतलब विद इन द पावर, और आपको रेजोल्यूशन का भी मतलब बताया था, रेजोल्यूशन मतलब
डिसीजन वगैरह पास करना, वोट हम्म, डलवा के मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, वोटें पड़ती है, तब डिसीजन पास होता है। कुछ मैटर्स होते हैं वो तभी पास के लाए जाते हैं अगर मेजोरिटी लोग वोट डालें। मेजोरिटी मेंबर्स वोट डालें, मतलब मोर देन 50% लोग उसमें के फेवर में वोट डालेंगे, तो वो डिसीजन पास होगा। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू पास होगा। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें कहते हैं कम से कम 75% वोटिंग चाहिए, उसको बोलते हैं एसआर। इधर इसको बोल देते हैं ओआर, इसको बोल देते हैं एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, कई बार लिखा यूनानिमस कंसेंट चाहिए, मतलब 100%। ऑल ऑल लिखा होता है, 100% वोटिंग। ठीक है, ये चीज की थी। और इधर फिर हमने क्या किया था, इधर इधर भी वही किया था ना। कहते हैं जो आपके मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं हुआ, ये ध्यान से बना, जो मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं हो तो वो आप कर ही नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस द कंपनी। और जो काम कंपनी नहीं कर सकती वो क्या, 100% वोटिंग डलवा के भी आप उसको वैलिड डिक्लेयर करवा सकते हो आप। जो काम कंपनी कर ही नहीं सकती, आप बताओ। सीएच सिर्फ एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, क्या मैं सब मेंबर्स को बुला के मीटिंग में 100% वोटिंग डलवा के भी क्या मैं कपड़े बेचने का काम शुरू कर सकती हूँ? बोलो। नहीं। जब मेमोरेंडम जो जन्म पत्री है मेन, उसमें ही नहीं लिखा हुआ, 100% लोगों की हाँ भी करवा लो तब भी नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय यूनानिमस कंसेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिटेल वर्जन इसका इंटर में। ठीक है, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस कंसेंट। अच्छा ये देखो, कहते हैं अल्ट्रावाइज द डायरेक्टर है, कंपनी के एमओए में था, पर डायरेक्टर के पास अथॉरिटी नहीं थी। आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है जी, वहां पे क्या लिखा हुआ था कि कंपनी क्या कर सकती है, लोन वगैरह ले सकती है बाहर लोगों से, ठीक है, वो लिखा हुआ था। और उधर क्या लिखा होता कि कंपनी मैक्सिमम कितना लोन ले सकती है, 1 लाख तक का। डायरेक्टर का लिखा होता है डायरेक्टर कितना अपने भी आप पे ले सकता है, 50,000। अब अगर किसी ने ले लिया लोन, किसी डायरेक्टर ने 75,000, अब आप बताओ क्या ये मेंबर्स के अप्रूवल के वैलिड किया जा सकता है? कंपनी के एमओए में 1 लाख कंपनी की पावर लिखी, डायरेक्टर की 50,000 लिखी है। ये वाला काम अल्ट्रा वायरस द कंपनी है, ये डायरेक्टर ही, ध्यान से सुनो, गलत बोला आपने आंसर। हाँ, अल्ट्रा वायरस द कंपनी, अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर है। अल्ट्रावाइज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर। डायरेक्टर है, सुन लो, ये पॉइंट मिस कर दिया आपने, जो गलत बोला आपने। देखो, एग्जाम्पल आपके लिए था, इनको तो भी करा के हटी हूँ। ये देखो कि क्या कंपनी कर सकती है, 1 लाख तक का पैसा बोरो, डायरेक्टर का लिखे 50,000, वो डायरेक्टर ने करे 75,000। इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, अल्ट्रावाइज द कंपनी, अल्ट्रावाइज द डायरेक्टर। अल्ट्रावाइज अल्ट्रावाइज मतलब डायरेक्टर। बियॉन्ड द पावर्स ऑफ। तो ये 75,000 वाली ट्रांजेक्शन क्या मानी जाएगी, अल्ट्रावाइज द कंपनी, अल्ट्रावाइज द डायरेक्टर। डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर नहीं कर सकता था, कंपनी तो कर सकती है। कंपनी कर सकती है ना, डायरेक्टर नहीं कर सकता। ऐसे काम तो आप करवा सकते हो, मेंबर्स के अप्रूवल लेके कंफर्म कर सकते हो, वैलिड डिक्लेयर, ये बोल रहा हो यहाँ पे। ठीक है, कहते हैं अगर अल्ट्रावाइज द डायरेक्टर है तो वो वाले, इंट्रावाइज द कंपनी तो है, इंट्रावाइज मतलब कंपनी तो कर सकती है, वो आप रेटिफाई करवा सकते हो मेंबर्स के अप्रूवल। और अगर अल्ट्रावाइज द एओ है, ठीक है, तो वो भी आप आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके चेंजेस करके आप करवा सकते हो एसआर वगैरह पास। ठीक है जी, और आपको बताया था एमओए में भी अब हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस कर सकते हैं। और आपको बताया था एमओए में भी कुछ भी ऑल्टर करना है हम कर सकते हैं, पर उसमें क्या होता है, कहीं कहीं केस में हमारे को ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए, रीजनल डायरेक्टर्स की परमिशन चाहिए। एओ के केस में क्या होता है, सीधा हम एसआर पास करेंगे, 75% कम से कम वोटिंग चाहिए, तो वो ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ये हमने डिफरेंसेस में भी किया। तो पहले कहते मुश्किल होता था, ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल नहीं सकते थे, अब बदल सकते हैं। प्रॉपर वो प्रोसीजर फॉलो करके, जो इन डिटेल आपके इंटर लेवल। समझ आया? चलिए अगली जो नंबर पे, सब जाग रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हाँ जी। जाग रहे हैं सब? हाँ। हाँ, चल आ जाओ। अब हम करते हैं दूसरी जन्म पत्री के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरी जन्म पत्री। ये अच्छा, नीचे बिलो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, बिल्कुल सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके नीचे उसके अंडर है आर्टिकल। ठीक है, इसमें होता क्या है, कंपनी चलेगी कैसे, मैनेज कैसे होगी इंटरनली, मैनेज कैसे होगी, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखे हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी मैनेज कैसे होगी उससे रिलेटेड बता रखे हैं। और इसको और क्या नाम दिया हुआ इधर, मैग्ना मैग्ना कार्टा भी बोलते कार्टा। हैं। एमओए को चार्टर भी बोल देते हैं, एओ को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं।
ठीक है जी। और इसको क्या माना जाता है? सब्सिडरी टू मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का बच्चा बोल दिया जाता है इसे, क्योंकि मेन मेमोरेंडम। ठीक है जी। और अच्छा, यहाँ पे मेमोरेंडम में किसके बीच का रिलेशन के बारे में बात हो रही होती है? कंपनी और आउटसाइड लोग, मेंबर्स। पब्लिक के बीच के, ताकि तभी लोग पढ़ के डील करेंगे ना। और एओ में क्या होता है? कंपनी और मेंबर्स के बीच का रिलेशन, मेंबर्स के जो राइट्स हक हैं वो क्या होंगे, उनका अगर चेंज करना है हक अधिकार वो कैसे होगा, वो सारा उसमें दे रखा होता है। ठीक है। और फिर हमने इसके आगे क्या किया था? कंटेंट्स। ठीक है, जैसे एमओए के कंटेंट्स किए थे, यहाँ पे किसके कंटेंट्स है? एओ के। यहाँ पर क्या है, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या पढ़ा था? इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी मैनेज कैसे होगी, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है। कहते हैं और भी कुछ एक्ट के अनुसार या उसके रूल के अनुसार आपको कुछ भी इंक्लूड करना हो ना, और मैटर जिससे आप मैनेज करना चाह रहे हो प्रॉपरली, और कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना, इंटरनल मैनेजमेंट, तो आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, कुछ भी आपको एडिशनल मैटर डालने मैनेजमेंट से रिलेटेड वो भी आप डाल सकते हो। फिर हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स किए थे नए से। क्या था? कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का मतलब बताओ ये क्या था? अब हाँ। प्रोटेक्ट करना सम। हाँ, किसी प्रोविजन को थोड़ा और स्ट्रिक्ट बना देना, मुश्किल बना देना, ताकि इतना इजीली ना कोई उसको बदल पाए। ठीक है, क्योंकि आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो कि इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि कंपनी के वहां पे लिखा हुआ है जन्म पत्री में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना लोन ले सकते हैं, पर उनको पहले ओआर पास करके लेना होगा। मतलब कम से कम मेजोरिटी वोटिंग डाल दे तब वो लोन ले सकते हैं बाहर जनता से। अब कंपनी क्या करना चाह रही है? इसको बदलना चाह रही है, इस प्रोविजन को। क्या करना चाह रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बाहर जनता से पैसे लेना चाह रही है तो वो कैसे लेगी? ओआर पास करके नहीं, अब एसआर पास करके। ठीक है। अब ये इसको आप क्या करना चाह रहे हो? इस प्रोविजन को आप और थोड़ा मुश्किल बनाना चाह रहे हो कि आप कर्जा लेना उठा रहे हो ना, बाहर लोगों से पैसा उठा रहे हो, ऐसे ही ना उठाओ आप। ठीक है, इसको थोड़ा और प्रोविजन को मुश्किल बनाना चाह रहे हो कि ओआर नहीं, मेजोरिटी नहीं, आप 75% सहमति लो लोगों से, वोटिंग लो, तभी आप पैसा उठा पाओगे, बाहर लोन ले पाओगे। ठीक है। कहते हैं तो ये प्रोविजन की इंट्रेंचमेंट है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं उस प्रोविजन को और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए। ठीक है, और उसको इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालने, प्रोटेक्ट करने के लिए। ये था कंटेन प्रोविजन को इंट्रेंचमेंट। अच्छा, इसको इंक्लूड कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो? मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैसे कर सकते हो इसको इंक्लूड? हाँ, आप ना एओ को अब बदलना चाह रहे हो। एओ में जो वो प्रोविजन थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लोन लेंगे ओआर की जगह एसआर करना चाह रहे हो। अब आप उस प्रोविजन को बदलना चाह रहे हो, उसको कैसे बदलोगे? भाई आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी उसको बदलने के लिए। ये लिखा है प्राइवेट कंपनी के केस में 100% वोटिंग चाहिए होगी उसके फेवर में, यूनानिमस वोटिंग चाहिए होगी। और वही दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी केस में आपको एसआर पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, कम से कम 75% लोग हाँ बोलेंगे उसके फेवर में, तभी आप ये ऑल्टर कर सकते हो। समझ आई ये वाली चीज? ठीक है। और कहते हैं अगर आप कुछ भी ये प्रोविजन डाल रहे हो, चेंज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उस चीज की इंफॉर्मेशन आपको किसको देनी है? आरओसी को देनी। ये प्रोविजन समझ आई इधर, नए पुराने बच्चों सबको? इंटेंशन में तो उस प्रोविजन को थोड़ा और स्ट्रिक्ट बना रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं कोई है आसानी से ना बदल पाए। अगर आप कुछ ऐसा प्रोविजन बदलना चाह रहे हो तो आपको पहले मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 100% प्राइवेट कंपनी केस में, पब्लिक कंपनी केस में एसआर पास, और फिर आरओसी की भी बताओ। ठीक है, ये चीज आगे समझ में इधर पक्का? ठीक है। और इधर जैसे हमने उधर किया था टेबल ABCDE तक, एमओए पहली जन्म पत्रिका फॉर्मेट है। उसके बाद टेबल FGHIJ शेड्यूल 1 में किसका फॉर्मेट है? एओए का फॉर्मेट। ठीक है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं। वो ये भी एज पर टाइप ऑफ कंपनी बता रखे हैं उनकी जो लाइबिलिटी है। ठीक है जी, वो मॉडल आर्टिकल्स बोलते हैं जो उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो भी टाइप ऑफ कंपनी है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो उसके ऊपर मॉडल आर्टिकल रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाए। तो कहते हैं अब यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो भी 30 अगस्त के बाद, कब हुआ था कंपनीज एक्ट कमेंस? 29 अगस्त को प्रेसिडेंट की अप्रूवल हुई थी, 30 अगस्त को कमेंस हुआ था। जिसका भी जन्म इस डेट है इसके बाद हुआ, ठीक है जी, चाहे उन्होंने अपनी जन्म पत्री बनाई है या नहीं, तो उनके ऊपर ये वाले जो जन्म पत्रियां दे रखी हैं टेबल ABCDEFGHIJ, तो उनको वो फॉलो करने पड़ेंगे जो उसमें चीजें दे रखी हैं। अगर तो उन्होंने अपनी बना रखी है उसमें कोई चेंजेस किए तो वो अप्लाई हो जाएंगे,
कुछ नहीं किया तो एज इट इज जैसे दे रखे हैं हमारे एक्ट में वो है। ठीक है, फिर आगे क्या था, डिफरेंसेस। जाग रहे हैं सभी? जाग रहे हैं? जाग रहे हैं इधर, ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ जी, हाँ जी मैम। जाग रहे हैं? जाग रहे हैं? हाँ, हाँ है ना? जाग रहे हैं जिंदा। इधर? ठीक है, चलो। हाँ जी, अब डिफरेंसेस देखो। हाँ, जो डिफरेंसेस। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेन इसके? भाई यहाँ पर क्यों बनाया जाता है, एमओएमए ऑब्जेक्टिव्स लिखा होता है, जिसके बेस पे कंपनी बनी है, क्यों बनी है ऑब्जेक्टिव। और उसमें यो में रूल्स एंड रेगुलेशन और रिलेशनशिप कंपनी और पब्लिक के बीच का बताते हैं एमओए, किसके बीच का बताते हैं, कंपनी और मेंबर्स के बीच का बताते हैं। और ऑल्टरेशन कर सकते हैं एमओए की, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें परमिशन लेनी होती है। वो रीजनल डायरेक्टर बताए थे, अलग अलग एरिया वाइज डायरेक्टर अपॉइंट किए हुए हैं सरकार ने। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल से लेनी पड़ती है, योग को ऑल्टर करने के लिए सीधा एसआर पास करते हो, 75% वोट। अल्ट्रा वायरस किया था। भाई जो ट्रांजैक्शन या जो एक्ट आपका अल्ट्रा वायरस द एमओए या अल्ट्रा वायरस द कंपनी है, वो वॉइड माना जाएगा। फिर आगे हमने वो किया था कि ये वाले काम तो आप रेक्टिफाई करके भी नहीं आप कर सकते, 100% वोटिंग करके भी आप अप्रूवल नहीं ले सकते, वैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते। वो कर सकते हैं अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर वाले, अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल वाले भी एसआर पास कर सकते हैं। समझ आया? चलिए आगे। ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया हमारा, लास्ट टॉपिक देखो बस, कर ले फटाफट ये भी। इधर ऑनलाइन ऑफलाइन, इधर हम्म, देख भी नहीं रहे बच्चे, इधर इधर, इधर ऑनलाइन बच्चे हाँ, हैं सभी? हाँ है? जी, हाँ जी। गायब होने वाले हो? है? चलो 10 मिनट रुक जाओ, 12:15 तक तो वैसे ही होती है क्लास। ठीक है, चलो, हो जाएगा। क्यों हमने ये छोटे से टॉपिक को अगली क्लास में घसीट रहे हैं ना, कर। पता नहीं अगली क्लास में दिखोगे भी कि नहीं, ये भी नहीं पता होता, दिखते ही नहीं क्लास में, है ना? चलो 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 चलो, आ जाओ। हमारा कंपनीज एक्ट आखिरी सांस से ले रहा। ठीक है, चलो चलो आ जाओ, आखिरी सांस से ले रहा है हमारा कंपनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, हम ले रहे हैं आखिरी सांस से, है ये बोल रहे हो? आ जाओ तो कर ली, छोटा सा टॉपिक है ना, चल लास्ट टॉपिक है। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या था, मैं तो इसको 3 लेक्चर्स में राम राम से करती, है ना? मुझे भी है यार कि एक मैराथन ट्रैक फास्ट ट्रैक हो जाए, या फिर शॉर्ट वीडियो बन जाए, आपकी हमेशा काम की चीज बन जाए, है ना? तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किया। ठीक है, अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट करने लगे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, इसमें हमने अभी पीछे पढ़ के सेक्शन 399, इसका क्या मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का? पब्लिक प्रोटेक्ट फ्रॉम कंपनी। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, 399 में दिया है, जो भी बंदा डील कर रहा है कंपनी, तो पहले भाई एमसी की वेबसाइट पे जाके जन्म पत्रियां पढ़ ले, समझ ले, फिर डील करे। फिर बाद में कंपनी के ऊपर नहीं ब्लेम डालोगे आप। ठीक है, तो इस प्रोविजन से हम किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये प्रोटेक्ट करें हम कंपनी को फ्रॉम आउटसाइडर्स या पब्लिक से, अननेसेसरी वो जो ब्लेम डालते हैं उससे। ठीक है, ये किया था। तो बड़ी नॉमिनल फीस से दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, नजर मार सकता है, ये वाली। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, कोई भी देख सकता है, पैसे देख के पढ़ेगा, रीड करेगा, अच्छे से समझ के आए, हम वो अज्यूम करते हैं आप। ठीक है, और सिर्फ जन्म पत्री नहीं, जो भी उससे रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स हैं, कि वो भी वो पढ़ के आए, कि अगर जो भी वो ट्रांजेक्शन करने लगे, अगर उसके लिए एसआर पास करना है, वो आर पास करना है, परमिशन लेनी है, अगर डायरेक्टर कोई आपके साथ आ रहा है डील करने, तो वो पता हो कि डायरेक्टर वो ओआर या एसआर पास करके आए। तो कहते हैं एक तो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आए, समझ के आए, और उससे रिलेटेड जन्म पत्री नहीं सिर्फ, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी पढ़ के समझ के आए। ठीक है जी, ये चीज होगा, ताकि उनको पता चले कि कंपनी के पास क्या पावर्स। अच्छा, फिर हमने किया था शुरू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसमें क्या था, इंडोर मैनेजमेंट। इंटरनल पावर। बिल्कुल, इंटरनल, ये देखो, इंडोर मैनेजमेंट या इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है, वो अंदर इतनी घुसने की जरूरत नहीं है हमें कंपनी में। हमने डॉक्यूमेंट वगैरह सब पढ़ लिए, हमें उसकी नॉलेज है। ठीक है, उतना सफिशिएंट है, हमें अंदर नहीं घुसने की जरूरत। ठीक है, जैसे आपको बताया कि डायरेक्टर आ रहा है आपसे पैसा लेने, लोन लेने आ रहे हैं कंपनी के लिए आप पे, और आपने मेमोरेंडम में पढ़ लिया कि डायरेक्टर के पास पावर है,
और उसने मेंबर्स की अप्रूवल लेके आया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आया, मेजोरिटी वोटिंग। अब आप क्या वो भी इंक्वायर करोगे कौन सी डेट को और पास हुआ था, कितने लोगों ने वोट डाली थी, सच में पास हुआ नहीं हुआ। हमने ये मान ली थी भाई ये रिक्वायरमेंट ये पूरी करके आया होगा, कहता इतना सफिशिएंट है, इतना अंदर नहीं घुसने की जरूरत होती। तो ये जो है ना डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को, पब्लिक को फ्रॉम कंपनी से। आम जनता को इतना अंदर नहीं घुसने की जरूरत होती, जो भी अंदर काम चल रहा है आम जनता ये मानती है कि इंटरनल मैटर है कंपनी का, वो सब ठीक कर रही होगी। ठीक है, हमने हमारी ड्यूटी बनती थी 399 के अकॉर्डिंग कि हम वो या डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट पढ़े समझे, हमने वो कर ली। ठीक है जी। तो ये था हमारा डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं, हम मानेंगे वो सब सही कर रही है काम, वो कंपनी जाने। ठीक है, हमारे हिसाब से वो कंपनी ने ओआर पास कर दिया होगा अगर लोन ले रहे। इससे रिलेटेड बड़ा फेमस केस लॉ था हमारा रॉयल, यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड। इसी फेमस केस लॉ से डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का नाम भी क्या पड़ गया, टर्कवैंड रूल। बहुत फेमस केस लॉ था यहाँ पर। ठीक है, एक कंपनी थी। ठीक है जी, अब यहाँ पे रॉयल ब्रिटिश बैंक था, ये बैंक के पास ना वो कंपनी जाती है, देखो कंपनी का नाम लिखा है, कैमरॉन कोल ब्रुक स्टीम कोल एंड स्वासना एंड रेलवे कंपनी, लॉगर रेलवे कंपनी। ये कंपनी के ना डायरेक्टर जाते हैं इस बैंक के पास। ठीक है जी, ये कंपनी के ना जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बैंक के पास जाते हैं लोन लेने। ठीक है, ये कंपनी कहती है ठीक है हम आपको दे देंगे, और आपको ना बॉन्ड इशू, मतलब बॉन्ड इशू कर देना, उसके बदले आपको वो पैसे दे दे। डिबेंचर्स बॉन्ड्स का हमने किया था ना, वो भी एक तरह से फंड रेज करने का, लोन वगैरह पैसा फंड रेज करने का तरीका है। बैंक कहती है बॉन्ड इशू कर देना, उसके बदले में मैम आपकी आपको आवाज पाँच नहीं दो आ रही। हजार आ रही है अब। ठीक है। अब हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, कंपनी के डायरेक्टर के बैंक के पास कहते पैसे चाहिए, बैंक कहते हम दे देंगे आपको, आप हमें बॉन्ड इश्यू कर देना, बदले में पाउंड 2000 आपको दे देंगे। ठीक है, और बैंक कहता आपके ना जन्म पत्र में यही लिखा है कि उसमें ना आपको अप्रूवल भी चाहिए, रेजोल्यूशन मेंबर्स की अब अप्रूवल चाहिए वोटिंग दिलवा के, तो वो ले आओ फिर आपको ये सब कर देंगे। ठीक है, अब डायरेक्टर कहते हैं हाँ हाँ हमने सब लिया हुआ है, ठीक है आपने जो पढ़ा है ठीक है हमने सब वो किया हुआ। ठीक है, तो अब ना बाद में क्या होगी, कंपनी का दिवाला निकल इंसॉल्वेंट होगी कंपनी। ठीक है, और ना आगे इन डिटेल फाइनल लेवल पे इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन के केस में जब कंपनी का दिवाला निकलता है ना, तो कोर्ट ना एक बंदा अपॉइंट करती है लिक्विडेटर, बंदा जो सारा कामकाज देखेगा कंपनी का। उसका क्या नाम था यहाँ पे, टर्कवेंट था उसका नाम। आ जाओ, टर्कवेंट था उस बंदे का नाम, ध्यान से सुनो। ये लिक्विडेटर था, ऑफिशियल मैनेजर लिक्विडेटर। अब ये सारा काम का देखेगा, कंपनी तो क्या होगी, दिवाला निकल गया, अब इसने देखना है सारा हिसाब किताब कैसे क्लियर करना है, जिन लोगों का देना है लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे कंपनी कहती बैंक को हम नहीं देंगे पैसे आपके, कहते आपको पता होना चाहिए था कि रेजोल्यूशन वगैरह नहीं पास हुआ, या उसमें वो चीजें नहीं लिखी हुई कि डायरेक्टर इतने तक कर सकते हैं। तो आप बताओ इसमें क्या लगेगा, इंडोर मैनेजमेंट। बैंक ने जन्म पत्रियां पढ़ ली थी, उतना सफिशिएंट था, इतना इंटरनल घुसने की नहीं जरूरत होती बार बार लोगों को, किया था या नहीं, कब किया था, कितनी वोटिंग डली, या उसने ये लिखा था या नहीं लिखा था। वो हमने मान लिया कि लिखा हुआ जन्म पत्रियों में क्या हुआ या रेजोल्यूशन पास करना है, मेंबर्स की वोटिंग लेकर आपको अप्रूवल लेकर ये काम करना है, हमने मान लिया कर लिया होगा वैसे, इतना इंटरनल नहीं घुसने की जरूरत थी। तो इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगा, और ये बॉन्ड को वैलिड डिक्लेयर कर देगा, बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू कंपनीज इंटरनल वर्किंग। दिस इज इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम। ठीक है, कहते कंपनी के इंटरनल मैटर्स कंपनी की प्रॉब्लम है, बाहर वालों का क्यों नुकसान कर रहे हो, वो नहीं होगा। इससे बाहर वाले लोगों को बचाया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फिर देखो, इसके कुछ एक्सेप्शंस थे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि ये वाली चीजों के ऊपर डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ही लगेगा, क्योंकि बाहर वाली जनता क्या कर रही थी, गलत फायदा उठा रही थी अब डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फॉलोइंग केसेस में डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। ये पहला पॉइंट है, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव नॉलेज और इरेगुलरिटी। भैया अगर बंदे को पता है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तब आपके डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का वो लोगे बेनिफिट। जब आपको पता ही है कि ये गलत है चीज, जब आपको पता है रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, अप्रूवल ही ली मेंबर्स की, तब नहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और यही हमारे इधर केस लॉ में था, देखो हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसमें क्या था, कंपनी ने अपने डायरेक्टर को इश्यू कर दिए थे डिबेंचर्स, और डायरेक्टर ने उसके बदले पैसा दे दिया था कंपनी को।
ठीक है, पैसा देना था ना, कंपनी ने डायरेक्टर को डिबेंचर इशू किए, डायरेक्टर ने पैसे देने, और वो ना कंपनी ने क्या करना था पास इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर पैसा कंपनी ले रही है या डायरेक्टर उधार दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना होता है, मेंबर्स की अप्रूवल लेनी होती है। आप बताओ, ये कंपनी के डायरेक्टर्स थे, इनको ही नहीं पता होगा अपनी कंपनी के बारे में कि अप्रूवल लिया या नहीं लिया? बोलो जी बोलो। और यहाँ पे अप्रूवल नहीं लिया हुआ था कि कंपनी को क्या लेना होता है, लोन वगैरह पैसा लेने से पहले मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। तो कहते हैं यहाँ पे कंपनी ने नहीं लिया था। आप बताओ, कंपनी के अपने ही बंदों को नहीं पता होगा ये कि लिया या नहीं लिया? आप बताओ, पता होगा ना ये। तो कहते हैं फिर अगर आपको पता है इरेगुलरिटी का, कुछ गलत चीज है, ठीक है, जो जरूरी थी करनी, तो ये नहीं लगेगा डॉक्टर ऑफ इंडोर में। ऐसे यहाँ पे मॉरिस वर्सेस कैंसी था। यहाँ पे डायरेक्टर उस मीटिंग में बैठा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, जिस मीटिंग में इसको शेयर अलॉट हुए थे। अगर बाद में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ होती है, उसको तो उस टाइम पे पता था कि बाद में डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता। फिर आगे देखो, दूसरा क्या था, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। इसका क्या मतलब है? हाँ, आपको ना डाउट है बिल्कुल ठीक, कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है यहाँ। भैया अगर जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, आप या तो वो काम करो ना, या आप इंक्वायरी करो, पूछताछ करो, फिर आगे बढ़ो। अब जैसे हमने यहाँ पर किया था आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंशो एंड कंपनी, इसमें क्या था, कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो यहाँ पे अकाउंटेंट के नाम से आप यहाँ पे एकदम ध्यान आ सकता है आपको। ठीक है, इधर 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 इधर, ऊपर कुछ नहीं है, इधर आ जाओ। कोई नहीं, पेपर इधर से आना, उधर से नहीं आना। चल ठीक है, चल 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। चलो, ये कंपनी ने ना अपनी प्रॉपर्टी बेची, किसके थ्रू? अकाउंटेंट ने बेची। ठीक है, ये कंपनी क्या था, ये डिंशॉ कंपनी थी, इसके अकाउंटेंट ने बेची प्रॉपर्टी। किसको? एबीएल, मतलब आनंद बिहारी लाल को ना कंपनी की प्रॉपर्टी बेची अकाउंटेंट ने। भी अकाउंटेंट के पास अगर पावर ऑफ अटर्नी होगी, पावर अटर्नी मतलब अथॉरिटी, अगर कंपनी ने दी है कि कंपनी के बिहाफ में वो बेच सकता है, तभी वो करेगा ये ट्रांजेक्शन। भाई यहाँ पे अकाउंटेंट के पास यूजली पता करना चाहिए ऑथराइज है या नहीं है, फिर आप बाद में ब्लेम डालो। ठीक है, कहते हैं अगर यहाँ पे आनंद बिहारी लाल को पहले ही लगना चाहिए था डाउट, यार ये तो अकाउंटेंट आ रहा है, नहीं तो यूजली कोई ऑथराइज ऑफिसर, कोई डायरेक्टर कर रहा है या कुछ और कर रहा है, या अगर कोई और स्टाफ मेंबर आ रहा है, अकाउंटेंट आ रहा है, तो उससे पूछ ले भाई तेरे पास है कि नहीं पावर ऑफ टर्नी। अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है, डाउट लग रही है, तो पहले पूछ लो, पता कर लो। अगर नहीं पूछोगे तो आपके ऊपर है, जांच जांच। तो आपको डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पानी पी लो। ठीक है, हाँ जी। और ऐसे ही हमारा इधर था हॉन्टन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लो एंड व्हील्स लिमिटेड। इसमें क्या था, इसमें ना एक बंदा था 5 मिनट सह लो मुझे बस अब, ठीक है। चलो, हाँ, केवल सेम टू सेम केस लॉ आ जाता। हाँ जी, इसमें क्या था, एक बंदा ना डायरेक्टर दोनों कंपनी में लगा हुआ था, ये क्या करता था, एक कंपनी से पैसा लिखता था और वो पैसा कहाँ यूज करता था, दूसरी कंपनी के कर्जे उतारने के लिए। भाई अगर ऐसा कुछ चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं कुछ तो डाउट राइज नहीं होता, कुछ ट्रांजेक्शन अगर चलती है ऐसे, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ राइज होती है कि दाल में कुछ काला है, तो आप इंक्वायर करो, पता करो, या वो ट्रांजेक्शन मत करो। ठीक है, नहीं तो आपको फिर वो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये चीज किया था। फिर इधर लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, फॉर्जरी का। फॉर्जरी हेरा मतलब फेरी। हेरा फेरी हेरा या फेरी। फ्रॉड। हाँ, या इसमें हमने क्या किया था, फॉर्ज्ड सिग्नेचर, कॉपी कर दिए सिग्नेचर हमने किसी और के। ठीक है जी, इसमें हमने केस लॉ किया था कौन सा, रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। इसमें क्या था, कंपनी ने क्या करना था, शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करने थे, तो वहां पे वो कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, स्टैंप लगा दी कंपनी के, साथ में दो डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स खुद ही मार दिए, कॉपी कर दी। ठीक है जी, वो भी बंद का ना। तो यहाँ पर क्या था, भाई कहते ये जो फॉल्स सिग्नेचर्स हैं, कॉपी कर देना, किसी और के साइन मार देना, या फ्रॉड करना, या ये जो फॉल्ट सिग्नेचर्स की बात हो रही है, कहते ये सारे जो गलत काम है उसको तो लॉ, कानून बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, वो तो बिल्कुल ही वहीं खत्म हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, नलीफाई, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड माना जाएगा, ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा, और ना ही इसके ऊपर डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आएगा। जो जी मेरा फिर फ्रॉड कॉपी की है आपने साइन, उसको वैलिड कैसे मान लिया, वो तो वही नलीफाई है चीज वो है। हाँ जी बच्चों, ये चीज समझ आया आपको, बोलो जी बोलो। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, कंपनीज एक्ट। कंपनी का मतलब देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, फीचर देख लिए, कॉर्पोरेट थ्योरी देख ली, इनकॉर्पोरेशन कंपनी बनती कैसे उसका प्रोसीजर देखा, शेयर कैपिटल के आगे हमने बाइफिकेशन देखी, शेयर्स का आगे हमने इधर देखा था इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहली जन्मपत्ति जब दो, दूसरी जन्मपत्ति एमओए के बारे में पढ़ा। समझ आ गया सबको, इजी लग रही है आप चीजें, हाँ समझ आया। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में ना फिर हम क्वेश्चंस करें। ठीक है, चलो, होप सबको समझ आया है। 15 से 20% नंबर का इसमें आता है सबका, आया समझ में सबको। ठीक है, हाँ जी मैम। चलो फिर मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ।